अब देखो, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ ये याद रखना कि अब सोचो कि बचपन में अगर महिलाएं कम जन्म ले रही है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात आगे जाके भी और ज़्यादा दिक्कत है। श्वेता, तुम्हारा मोबाइल में गड़बड़ी, आवाज़ आ रही है ना मेरे सब लोगों को? अरे कुछ तो बोलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक। अब देखो, तो शिशु लिंगानुपात तो मोस्टली देखा जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, बस ये चीज़ याद रखना। स्वरूप, भारत में गिरते शिशु लिंगानुपात के परिणाम कारण, तो पहली बात हुआ 0 से 6 वर्ष, ध्यान से समझना। तो इसमें पहली बात तो क्या हो गई, तो जो लोग गर्भपात करवा लेते हैं, ठीक है, जब पता लग जाता है लड़की है, तो इस कारण से कम होगा। दूसरा कारण, बच्चे बहुत सारी बीमारियों से मर जाते हैं, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष जैसे मिशन इंद्रधनुष जो है गवर्नमेंट वो चलाती है। दूसरे पे मैंने कल बोला था कि मान लो कि लड़कियां हो जाती है तो उनका केयर नहीं किया जाता इतना अच्छे तरीके से। हेल्थ केयर सिस्टम आज भी इंडिया में अच्छा नहीं है। देखो ना, सबसे मेन चीज़ है कि मैंने देखा गाँव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आज भी ख़राब है, चाहे गवर्नमेंट कितना भी बड़े बड़े बोल ले, वहाँ पे आज भी डॉक्टर अच्छे तरीके से बैठता नहीं है, आके बंद मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो वो सारे कारण हैं, ठीक है, कारण देखेंगे फिर सुझाव देखेंगे, ठीक। तो स्वरूप कैसा है, भारत देखो शिशु लिंग अनुपात में निरंतर गिरावट आई है, और ये 1991 में 945 था, सोचो, से घटकर 2001 में 927 और 2011 में 919 हो गया। इसका मतलब समझो, इसका मतलब टेक्नोलॉजी का मिस यूज हो रहा है। पीसीपी एनडीटी अपन एक तो लाए, और दूसरा कहाँ यूज हो रहा है। इसका मतलब आज भी लोग देखो, एक तो कारण क्या हो गया है, मतलब दोनों चीज़ें समझना, मतलब ऐसा नहीं वही चीज़ है। एक चीज़ क्या है कि आजकल लोग मतलब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जैसे दिल्ली में अभी ऐसा चल रहा है, दिल्ली के गाँव में भी अभी धीरे धीरे चलने लगे कि एक ही बच्चा खूब है। पहले सोचो लोग दो सोचते, पहले मैं बता रहा हूँ जैसे क्या ट्रेंड था। जैसे मान लो कि बहुत अगर पुराने टाइम में जाओगे, तो जैसे मान लो मेरे पापा लोग की जिस एज में जनरेशन में जाओगे, तो मेरे पापा लोग शायद 6 भाई बहन हैं, मेरे मामा लोग 8-9 भाई बहन हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा था ट्रेंड, मतलब एवरेज ही मान के चलो 5 से ज़्यादा ही मिलेंगे किसी भी फैमिली में चले जाओ आप, ठीक है। परंतु जब पापा से जिस एज में मान लो कि उनसे कोई छोटे एज थे, चाचा वाचा लोग थे, तो उनकी एज में है कॉन्सेप्ट कि नहीं 4-5 तक बस उतना सीमित कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। पहले 5 क्रॉस, तो ध्यान से समझना। फिर आया 4-5, जैसे मेरे चाचा के लोग हैं 5, नहीं 4 भाई बहन हैं, 4, ठीक है। उसके बाद में जो उनसे छोटे लोग थे उसमें ट्रेंड आया कि 3 सही है, जिसमें 2 लड़का 1 लड़की, या 2 लड़की 1 लड़का, ऐसा सिस्टम जो मान लो कॉम्बिनेशन जो भी बन जाए, तीनों लड़का है 3 लड़की, जो भी है, मतलब लड़का ही हो तो मोस्टली लोग लड़की की तरफ जाते ही हैं, फिर वो चौथा पोचा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, नया जो ट्रेंड आया 3 आया वाला आया, ठीक है। फिर आया 2 वाला, फिर 2 तो गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 2 में ऐसा हो रहा था कि मोस्टली कोई दोनों लड़का हो जा रहा है, कोई या दोनों लड़कियां हो जा रही है, ऐसा मामला चलता है, ठीक। परंतु अभी जो नया ट्रेंड में आया, अभी ये है कि अगर पहला लड़का हो गया तो फिर रोक देते हैं लोग। तो इसके कारण भी जो है लिंग अनुपात में कमी आ रही है, ध्यान से समझना चाहिए। या मोस्टली लोग ऐसा भी है कि कोई लड़की ही हो रही है तो तब भी रोक दे रहे हैं, तो मतलब ये है एक रीज़न, मतलब ये तो है ही जो सारा गर्भपात करवा देते हैं, ध्यान नहीं देते, बहुत सारे बच्चे बीमारी से मर जाते हैं, तो ये तो कारण है ही, और साथ के साथ ये कारण भी है, थोड़ा माइंड में ये चीज़ याद रखना, ठीक। लोग मतलब प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग इस तरीके की होने लगी, इस कारण से भी ये है। भारत में शिशु लिंग अनुपात विविधताओं से परिपूर्ण, मतलब वही कि डाइवर्सिटी रहेगी, इंडिया के हर रीजन में अलग अलग रहेगा। जैसे हरियाणा में 834 है, इसीलिए तो वहाँ पे महिलाओं की संख्या भी कम है। पंजाब में 846 है, इसीलिए महिलाओं की संख्या कम है। तो इसका मतलब बच्चों को यहाँ पे स्टार्टिंग में महारत दिया जा रहा है, तो ये चीज़ समझो। जम्मू कश्मीर में 862 है, दिल्ली में 871 है, चंडीगढ़ में 880 है, राजस्थान में 888 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 972 है, मिजोरम में 970 है, मेघालय में 970 है, छत्तीसगढ़ में 969 है, अंडमान निकोबार 968, केरल में 964 है। सोचो केरल में भी कम है, होना चाहिए 1000 ना, उल्टा वहाँ सोचो कि महिलाओं की संख्या 1084। अब ध्यान समझो, अब ये चीज़ थोड़ा समझ लो कि रियल में तो सोचो बच्चे, मतलब लड़कियाँ इतनी पैदा हो रही है, पर हो रही रियल में इतनी वुमेन कैसे? इसका कारण है केरल से लोग माइग्रेट होकर जो चले जाते हैं कमाने, तो पुरुष जाता है, ध्यान से समझना। और जब पुरुष चला जाएगा तो वहाँ कौन बच जाएगी? महिलाएं बच जाएगी। इसके कारण ये जो है ये गैप बढ़ जाता है, समझ में आया? तो ये कारण है, ठीक। वहीं एसटी में देखो 957 है, एससी में 933 है, ठीक है। ये भारत के गाँव में 923 है, तो शहरों में 905 है। सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, गाँव की स्थिति अच्छी है शहरों की कंपेरिजन, मतलब इसका मतलब तो यही कंक्लूजन निकला कि पढ़े लिखे लोग उल्टा ज़्यादा ये चीज़ें, अरे बात सही भी है, गाँव के लोग इतने शरीफ तो भगवान का वरदान मांगते हैं, मतलब वैसा नहीं, वहाँ पे लोग करते हैं यूज। पर मैं एक बता रहा हूँ कि मोस्टली लोग वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं लड़की हो रही लड़का हो रहा है। पर शहरों के लोगों के पास बोलते हैं चतुर दिमाग है उनके पास, तो भाई जब पता है कि मशीन से पता लग रहा है तो भाई फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का।
अब गाँव में पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं होता है, पता होता तो फिर खर्चा वर्चा ये सारी चीज़ें पकड़े जाएंगे उसका डर। अब शहरों में क्या लोगों के कनेक्शन होते हैं, पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है, इसलिए भी एक कारण है ग्रामीण और उसमें, ठीक। तो अब सबाई सी बात है, इसका परिणाम क्या होगा, लिंग अनुपात में गिरावट आएगी। तो इसीलिए देखो भारत में जब बच्चे ही कम पैदा हो रहे, सबाई सी बात है कि मतलब लड़कियाँ कम पैदा हो रही, तो सबाई सी बात है आगे जाके उनकी रेशियो कम रहेगा। विवाह से संबंधित निषेधों का उल्लंघन, ठीक, मैं वही बता रहा था, कल भी ये चीज़ अपन देखने को मिली थी। जब लड़कियाँ कम होगी तो क्या होगा, सब लोग फिर इधर लव मैरिज करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, इधर उधर भागेंगे लड़कियाँ, फिर वही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ बढ़ेगी। अंतर्जातीय विवाह में वृद्धि मुख्यतः हरियाणा पंजाब में। तो हमें बता छत्तीसगढ़ से लड़कियाँ लाते हैं, नेपाल नेपाल इधर से। वधु मूल्य का प्रचलन, मतलब वो ये पैसा देके खरीद के लाएंगे, मुख्यतः हरियाणा पंजाब में। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन से दहेज प्रथा हतोत्साहित होगी। समझ जब इंटर कास्ट मैरिजेस होगी, लव मैरिजेस होगी, तो वहाँ दहेज नहीं मिलता। मैं फिर बार बताऊँ, दहेज तभी मिलता है जब सेम कास्ट में कर रहे हो, नहीं तो बहुत रेयर चांसेस होता है, मिल जाता है मतलब बस रेयर चांसेस, 90% केस में नहीं मिलता। वेश्यावृत्ति अनैतिक यौन संबंध में वृद्धि होगी। सब जब लड़कियाँ नहीं होगी तो क्या होगा, फिर ये सेक्स वर्कर, ये सारी टाइप से बढ़ेगी ये चीज़ें, ठीक। क्यों लोगों के टाइम पे शादी नहीं होगा, शादी की लड़कियाँ नहीं मिलेगी, तो फिर क्या है, वो तो अपनी यूनिट चाहिए तो कहीं से कहीं पूरी करेंगे, तो वो कारण होता है, ठीक। कारण क्या है, अब देखो आखिर में ऐसा क्यों बच्चों को, मैं एक मोटा मोटा मैं बता ही दिया था। देखो पहला तो पितृसत्तात्मक, स्त्रियों की निम्न स्थिति की निरंतरता, बाइपेट्रिकल माइंडसेट है तो लड़का ही चाहिए। दूसरी बात, स्त्रियों की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है कम होती है, स्त्री अपना डिसीजन ले नहीं पाती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है, ठीक है। तो इसके कारण जब चाहे हो सकता है उस महिला को लड़की चाहिए, परंतु उसका हस्बैंड चाह रहा है कि नहीं मुझे तो लड़का चाहिए, तो गर्भपात करवा देते हैं उसका, ठीक है। फिर अगला है कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं को जन्म नहीं देने देती। मैं फिर बता रहा हूँ, शायद मैं इसीलिए बचपन से इसका विरोधी रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि बहुत गलत चीज़ है ये। मतलब ठीक है, मतलब देखो, मतलब जब जहाँ अति हो जाती है ना, अति मतलब कि लोग मतलब लड़कियों को मार देते हैं उसके कारण। जैसे अब बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि शादी के बाद दहेज के कारण उस लड़की को मार दिया जाता है कि दहेज नहीं लेके आई, या मान लो और घर वालों को प्रेशर किया, तो वो बहुत गलत है। वो ऐसे खुशी खुशी को दे रहा ले रहा है, तो मतलब सामाजिक प्रक्रिया है, देना लेना कोई गलत नहीं है। पर जब वो फोर्सेबल मैनर से होती है ना चीज़ें, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। पुत्र को अधिक महत्व में, बेटी को बोझ मानने के कारण बालिका शिशु मृत्यु दर और कन्या भ्रूण हत्या की अधिकता, वही मैं बता रहा हूँ। तो लड़की को बोझ माना जाता है क्योंकि इनके बाद सोचो, लड़का है तो कमा के भी ला के देगा, दहेज भी लाएगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। लड़कियाँ कितना भी उस पर पैसा खर्च कर लो, आखिर में तो पराया, अगर जॉब भी लग गई तो कल अपने उसको ससुराल वालों को कमा के देगी। अरे मैं आज में देख रहा हूँ, जो मान लो लड़की जॉब लग भी जाती है, मान लो शादी हो गई, ठीक है, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने जाओगे ना, तो फिर मैं पक्का बता रहा हूँ यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब होगा। ये चीज़ याद रख लेना। ये है कि मेरे खुद घर में एम्प्लॉय, तो मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि समाज उस लेवल पे अभी नहीं है, एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है कि अपना आगे जाके धीरे धीरे हो जाएगा, पर अभी नहीं है उस लेवल पे। अभी अगर कोई लड़की जॉब लग के शादी कर ली, तो मेरा मानना है कि वो अपने वहीं पे देखे, ज़्यादा फैमिली के सपोर्ट करने जाओ। हाँ, इमरजेंसी टाइम में करना चाहिए, ज़्यादा करने जाओगे तो फिर रिलेशनशिप ख़राब होती है, और ये हकीकत है, ठीक है। आगे समाज उस लेवल पे नहीं पहुँचा है, पर आगे इतना एक ही जनरेशन जैसे बढ़ेगी, आगे अपने वाली जो जनरेशन आएगी आगे, या मान लो अपने से आगे आने वाली जनरेशन है, उसमें चीज़ें हो जाएगी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अशिष्या अज्ञानता है, इसके कारण भी लोग, सब एक सी बात है कि रूढ़िवादी परंपरा इतनी है समाज में, महिलाओं की बलि दे दी जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी है महिलाओं की संख्या कम होती है। छोटे परिवार की धारणा तार्किक रूप से स्वीकृति, साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रबल, और लिंग परीक्षण की तकनीक और विकास, फलतः कन्या भ्रूण हत्या, जो 6 लाख वर्ष कन्या पेट में मार दी जाती है। तो यही मैं बता रहा था, ये तो फैमिली प्लानिंग छोटी हो गई, लोग एक बच्चा चाह रहे हैं, अब उसमें लड़का चाह रहे हैं, तो इसके कारण भी महिलाएं कम जन्म ले रही हैं। तो सजेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले महिलाओं को एम्पावरमेंट करो, सभी क्षेत्रों में करो, ठीक है। जब उनकी स्थिति सुधरेगी, वो अपना डिसीजन ले पाएगी। मैं फिर बताऊँ, जैसे मैं कल ही वही बता रहा था कि जब मान लो कि एक वुमेन है जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, और वो जॉब कर रही है, मान लो उसके घर में कोई लड़की है, उसका हस्बैंड चाह रहा है कि नहीं इसको गिरा दिया जाए, तो वो लड़की कभी नहीं गिराएगी। मतलब ऐसा नहीं, कभी तो मेरे एक्सट्रीमिस्ट बहुत सारी लड़कियाँ तो खुद ही चाहती है कि मेरे को लड़की ना हो, ये मैंने खुद देखा है। मतलब हाँ, परंतु मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं है ना, इंटरनली महिलाएं कभी भी सपोर्ट में नहीं रहती। मतलब 99% केस मान लो कभी नहीं रहती, पर 1-8% कुछ लड़कियाँ भी बोलते हैं ना कि सभी सीता नहीं होती मतलब कुछ, मतलब जो है राक्षसी प्रवृत्ति की भी महिलाएं होती है, तो वो भी चाहती कि नहीं मुझे तो लड़का ही, वो लड़की चाहती ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक अलग बात नहीं, तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि लड़की चाहती है कि नहीं। तो अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त रहेगी,
मान लो कानूनों को उसको पता है तो सारी चीज़ें, तो वो अपने पति को वैसे भाई जेल में डला देगी, उसको धमकी देगी। तो अवेयर रहेगी तो चीज़ें सुधार होगा। ठीक, तो ये अवेयर कब होगा, महिलाओं सशक्तिकरण कब होगा, तो वो होगा एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के प्रसार द्वारा, तार्किक दृष्टिकोण का विकास करके, पितृसत्तात्मक सोच को हतोत्साहित किया। तो लड़का लड़के दोनों सोच बदलनी है ताकि पुत्र को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति कम हो सके। ठीक है, कन्या जन्म तथा बेटी वाले अभिभावक को कई रूपों में प्रोत्साहित किया जाए, जैसे नगद प्रोत्साहन हो गया, पदोन्नति में छूट होगी, चिकित्सा सुविधा विकास तथा शिक्षा के खर्च को सरकार द्वारा वहन करना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये अलग से टॉपिक नहीं है, ये वही सेम टॉपिक कल अपन जो पढ़े थे, बस यही इतना सा अगर तुम कॉमन सेंस रहेगा ना तो तुम लोग क्या करोगे, इसी को एक टॉपिक में ही कर लोगे इंक्लूड, उसी में अलग से कुछ अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम वही है, सारी चीज़ें वही है, बस इतना सा पता होना चाहिए। एज का बात देख लो एक बार। ठीक, दहेज प्रथा विरोधी कानून में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को कठोरता से लागू किया जाए और इस संदर्भ में महिलाओं को अनुकूल मनोवृत्ति उत्पन्न की जाए। ठीक है, ताकि महिलाएं जब, एक तो भाई प्रॉपर्टी में मैं कल वही समझा रहा था तुम लोगों को, अगर देखो ध्यान से समझना, तीन चीज़ अभी क्या, तो अपनी पढ़ाई में खर्चा करा लो भाई, देख लो भाई घर में 100 रुपये है और तुम 1/3 के हिस्सेदार हो 33% की, तो अपनी पढ़ाई में खर्चा करो, सबसे पहली चीज़, और सबसे बढ़िया यही है। अगर मान लो पढ़ाई में नहीं किए घर वाले खर्चा, तो दहेज लेके जाओ, मैं तो सब बोलता हूँ, अपना जो हिस्सा है दहेज लेके गए या फिर अपने जो प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा लो, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों ही तुम सेक्रीफाइस करते रहोगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि अपनी पढ़ाई पे खर्चा करो। ठीक, अगला PCPNDT एक्ट को प्रभावी बनाया जाए, अपने नाम से करा लो, दहेज में नहीं। हाँ, जैसे मान लो कि FD करवाते हैं शादी के बाद, तो खुद के नाम से करानी चाहिए, पति वति के नाम से नहीं। अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाए। ठीक है, तो ये क्लिनिकल ट्रायल जो होती है इनको रोकना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें ना हो। ठीक, चिकित्सा सुविधाओं को परिणात्मक गुणात्मक दोनों स्तरों पर सुधारा जाए। ठीक, मैं वही बताता, हेल्थ केयर सिस्टम, जो महिला बीमार, छोटी बच्ची है जो होती है बीमार होकर मर जाती है, तो प्राइमरी सेक्टर पर मैं बता रहा हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो बहुत सारी बच्चियाँ बच जाएगी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लड़का होगा तो उसको शहर के बड़े बड़े अस्पताल में दिखाया जाएगा, पर मैं फिर बता रहा हूँ महिलाओं को नहीं दिखाया जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये कंसर्निंग मुद्दा होना चाहिए कि पता है कि वो खर्चा नहीं करेंगे लड़की पे, तो हमें ध्यान देना है। तो हम जब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करेंगे, तो गांव में जब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा रहेगा, तो छोटी छोटी बच्चे जो मर जाती है वो नहीं मरेगी। अगर वो नहीं मरेगी तो सबसे बता, अपने ऑटोमेटिक सेक्स रेशियो है ऑटोमेटिक नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यही तो बता रहा हूँ, कल DM बन के ये सेंसिटिविटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि देखो, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कि कल DM बन के तुम लोगों को करना क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये तैयारी, ये इंटरनलाइजेशन होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। अब देखो सीधे से कितना बड़ा काम बचा है, ये कौन करेगा जाके, तो जहाँ भी कलेक्टर बनोगे, स्वाभाविक सी बात है वहाँ जाके करो, वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारो। प्राइमरी हेल्थ केयर सुधरेगा तो कितनी सारी चीज़ें सुधर जाएगी। फिर एजुकेशन सिस्टम उसको सुधारो। तो मेरा मानना कि देखो UPSC तैयारी करने आ जाते लोग, भाई ये पढ़ाई से ही चीज़ें निकलती है कि तुम आखिर बन के करना क्या है। इतनी सारी समस्या है समाज में, तो ये करना सीधी सी बात है। ठीक है, महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए, मतलब सेंसिटिव इश्यू होना चाहिए। तो मैं कल भी जैसे वो पॉइंट बता रहा था कि मतलब लड़कियों से क्या होता है, पहले तो सेक्स एजुकेशन इतना, मतलब तुम बताओ, तुम लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो तुम लोगों को अकॉर्ड फील होता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर। बताओ, मतलब क्या फील करते हो जब मैं मान लो तुमसे ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सो गए क्या सब लोग? चलो ठीक है, तुम लोग सोते रहो। नहीं, नगीना कौन कौन है अभी? मैं नगीना तुम काहे चुप बैठे? तो फील नहीं होता, ऑकवर्ड फील नहीं होता, पर तो मन नहीं कर रहा सर बोलने का। वो मैं समझ रहा हूँ। अरे यार क्या है इतना, तुम लोग है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ। मतलब अगर तुम आज इस एज में जाके एग्ज़ाम के रिजल्ट से प्रभावित हो रहे हो, मतलब एक गीता में एक श्लोक है, समशीतोष्ण सुख दुखम, मतलब आज भी को ना इस परिस्थिति में पहुंचना चाहिए, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, एक अवस्था में रहो। ये चीज़ याद रखना। अगर आज भी आप लोग रिजल्ट से प्रभावित हो, कल एक लड़का वो मेंटरशिप में फेल हो गया था, रो रहा था, पूरी रात नहीं सोया। ये मतलब हकीकत में बता रहा हूँ, जैसे मेरे इतने अटैम्प्ट दिए, शायद मैं मानता हूँ कि हाँ 2018 वाला टाइम में थोड़ा बहुत दुख हुआ होगा, इतना नहीं 2018 वाले में इतना नहीं, क्योंकि उस टाइम इतनी तैयारी नहीं, 2019 वाले में थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर उसके बाद में मुझे इतना चीज़ें रियलाइजेशन हो गया था कि नहीं,
सुख दुख से कुछ ही नहीं होता। मतलब आप आज सोचो डिमोरलाइज हो जाओगे, सारी चीज़ें है, नेगेटिविटी आएगी। अगर ये चीज़ें आज भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर रही है ना, मैं कल बता रहा हूँ, कल कलेक्टर बन के तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। वहाँ सोचो पर डे तुम्हें फेलियर मिलेंगे, पर डे फेलियर मिलेंगे तुम्हारे, तब क्या करोगे? अगर ऐसे रहा तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तुम लोग आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे देखने, बहुत सारे ऐसे देखिए सुसाइड कर लेते, कारण क्या होता है? लोग फेलियर कभी देखे नहीं होते, फेलियर को समझते नहीं, तो उनको कोई मान लो कि अपना बड़ा अधिकारी उसको डांट देता है, कुछ कर देता है, बेइज्जती कर देता है, तो लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, या फैमिली में कोई उसका कुछ बोल दिया। इसलिए मेरा उल्टा ये मानना है कि ज़िंदगी में फेलियर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फेलियर का एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, उल्टा वो मजबूत बनाते हैं फेलियर, इमोशन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आज भी ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ये पहले तो और एक्सेप्टेशन मत रखो कभी। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सेप्टेशन रखो ही मत किसी चीज़ से। अगर खुशी रहना है लाइफ में तो एक्सेप्टेशन मत रखो, मैं सीधी सी बता रहा हूँ। मतलब खुश रहना है तो एक इक्वल स्टेट में आओ, और इक्वल स्टेट में आओगे तो चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर लग रहा तुम इस माइंडसेट से रहोगे तो फिर 3-4 दिन पढ़ाई नहीं होगी, 5 दिन पढ़ाई होगी, बाद में फिर चीज़ें ख़राब होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने मेहनत किया है तो थोड़ा बहुत दुख होता है, परंतु दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो ताकि अपनी चीज़ें खराब हो। ये चीज़ हमेशा याद रखो। सर मैंने 2-3 स्टेट टीचर्स वाले मैंने 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुए ना सर, तो अब मुझे अंदर से फील होता है कि क्या वो पढ़ के करना है, जब रिजल्ट होता ही नहीं, पढ़ के भी नहीं हो रहा है तो वैसे भी नहीं होना है, ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे मेच्योर बनोगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। तो मतलब पर मेरा मानना कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, थोड़ा मेच्योर बनो। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, अगर फेलियर ही नहीं झेलोगे तो फिर ज़िंदगी, भाई पूरी ज़िंदगी फेलियर होती है। तुम क्या समझते हो कल जाके तुम एक अच्छी बहू नहीं बन पाओगी, अच्छी वाइफ नहीं बन पाओगी, वो फेलियर, ये बहुत सारे फेलियर झेलने पड़ेंगे। तो हमेशा ज़िंदगी बात एग्ज़ाम की नहीं है यार, ये ज़िंदगी की बातें हैं। अगर आप इतना डिमोटिवेट हो जाते हो अभी एग्ज़ाम से, ये चीज़ें ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समस्याएं झेलनी है, तो क्या करोगे फिर? कलेक्टर बन गया तब भाई सबसे बड़ी चुनौती तो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आपको सोचो घर परिवार को मैनेज करना अपने को, जहाँ कलेक्टर बन के जाओगे वहाँ नहीं बना। तो लोगों को क्या लगता है ये जो पढ़ाई है ना उससे ज़्यादा हार्ड तो उस सिचुएशन को मतलब तुम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट जॉब को मत समझो, हाँ जाके बैठ के आ गए हो गया काम। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये प्रशासन में नहीं कोई होगा। ऐसा सर, आप कोई ऐसा स्कीम लाइए सर जिससे कि सर मनोबल एकदम बढ़ जाए सर, एकदम कैसे ओवरकम हो पाएगा यही नहीं समझ ओवरकम आ ये रहा है चीज़ें अभी मतलब यार तक। खुद अपना इंटरनली झाँको ना, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, धीरे 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 धीरे। मैं भी तो कैसे सीखा, मैं आखिर में फेलियर, मैंने कितने फेलियर, मैंने ज़िंदगी में आते मैंने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया सोचो, पर सीखना पड़ता है, क्या करूँ। ज़िंदगी तो असफल नहीं है ना मेरी, जब मैं असफल डिवीजन ठीक है ना सर, अब छोड़िए इस टॉपिक को। डिवीजन वाली टेस्ट लगाता हूँ सर तो 40 से अधिक तो कभी सही होते ही नहीं सर, 40-45। मैं क्वालिटी वाली फर्स्ट में है ना सर, फर्स्ट वाली इजी थी सर, वो 50 प्लस मेरा सही हुआ था सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता रहेगा, करो मेहनत करो। चलो ठीक है, आगे देखो। जनजातीय समुदाय में लिंग अनुपात बेहतर होने के कारण सोचो कि ये ट्राइबल एरिया है, अब यहाँ पे लिंग अनुपात ज़्यादा क्यों होता है? मैं पहली बात बता रहा हूँ कि ट्राइबल एरिया में पहली बात तो टेक्नोलॉजी का जो, पहली बात एजुकेशन में कम होता है, ध्यान से समझना चीज़। एजुकेशन कम होगा तो अवेयरनेस इस टाइप की, जो भाई इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, लड़का लड़की कैसे पता किया जाए, तो पहली बात ये चीज़ें पता नहीं होगा, तो पहली बात तो जो गर्भपात करवा ले तो वो चीज़ तो होगी नहीं, ध्यान से समझना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि वरदान माना जाता है पुत्री को, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या होता है कि जब वरदान मानते हैं तो ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरी बात, ट्राइबल जो एरिया रहता है वो पेट्राइकल नहीं रहता, वो मेट्राइकल रहता है, कंपेरिजन टू माता सत्तात्मक समाज रहता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर ट्राइबल्स में अगर आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या तो वहाँ पे ईसाई धर्म लोगों ने इन्हीं को तो टारगेट किया था। 1813 का एक्ट देखो, इन्होंने उसी एरिया को टारगेट किया था। तो वहाँ पे बहुत सारी मिशनरीज जो है, मतलब हॉस्पिटल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके कारण भी अरे थोड़ा वो जो प्रोग्रेसिव थॉट वाले लोग हैं, ध्यान से समझना ये चीज़। अरे ईसाई धर्म में कभी लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं सिखाता, तो ये भी एक कारण है कि जो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी लाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं, मान लो कि मिजोरम केरल हो गए, वहाँ ज़्यादा हायर एजुकेशन तो इसलिए भी वहाँ ट्राइबल एरिया में अच्छा खासा है, ठीक है। तो पहला वो ये माता सत्तात्मक समाज या तुलनात्मक रूप से लिंग समानता पर आधारित समाज है, मतलब यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है।
आगे देखो, अधिकांश जीववाद या ईसाई धर्म को अपनाते हैं, तो ये भी एक है। एनिमिनिज्म ये पढ़ेंगे अपन सोशियोलॉजी में पूरा एक जाके अंदर। एनिमिनिज्म में ये होता है कि मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे प्रकृति को भगवान मानते हैं, तो वैसे ही जो है एक स्त्री का जन्म तो ये मानते हैं कि हाँ नहीं भगवान ने हमें दी है, तो हमें इसको कोई मारना, ऐसे विचार आते नहीं हैं, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रसार उच्च स्तर की शिक्षा जो है जीववादी क्या होते हैं सर? एनिज्म पढ़ेंगे, मतलब जैसे मान लो ये लोग क्या करते हैं, जैसे पत्थर को भगवान मान लेता है, ध्यान से समझना, या पेड़ को भगवान मान लिया, जैसे होता है ना गाँव में लोग पीपल के पेड़ को पूजते हैं। तो इनका ही मानना होता है कि सोचो कि जब पेड़ में भगवान हो सकता है, पत्थर में भगवान हो सकता है, तो सोचो कोई मतलब जब मान लो कोई लड़की पैदा हो रही है तो उसको कैसे मार सकते हैं, इसमें तो भगवान है। मतलब जैसे प्रत्येक कण कण में भगवान वाला वो कॉन्सेप्ट होता है ना, जीववाद, उसको बोलते हैं। मतलब हर चीज़ में कण, तो सोचो भगवान कैसे मार सकते हो, मतलब हर चीज़ में भगवान को देखते हैं लोग। तो सोचो कि आप एक किसी कन्या की हत्या करो तो भगवान की हत्या करो, तो सोचो कितना कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा। और ये बात हकीकत है, वी आर द पार्ट ऑफ द पार्शियल द गॉड। अगर जो मान लो कि आत्मा सोल वाले कॉन्सेप्ट को मानते हैं, हिंदू जन्म हो गया, ठीक है, जैनिज्म हो गया, तो जैनिज्म देखो ना, वो लोग सोचो कि जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो सोचो कि मतलब मास्क लगा के रहते हैं, पैरों में कुछ पहनते नहीं, तो वो मानते कण कण में भगवान है और कण कण में जीव आत्माएं रहती है, तो हमारे कारण किसी जीव आत्मा की हत्या ना हो। सोचो जैन धर्म में जो लोग अगर रियलिटी में जो कोई फॉलो करता है वो कभी ये हत्या करेगा, भ्रूण हत्या, ये कभी नहीं करेगा भाई, कभी नहीं करेगा, कभी उनका धर्म अलाउ नहीं करेगा। तो वैसे जैन इतने मतलब अहिंसावादी होते हैं कि वो एग्रीकल्चर वाली होती है ना सर, उस फील्ड में भी नहीं जाते, क्योंकि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। वो फौज में नहीं जाते हैं, वो केवल बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मोटी होती है, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे, मतलब आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो। चलो ठीक है, आगे देखो। बाद में कन्या भ्रूण हत्या, तो वही सारी चीज़ें आ जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है कि कन्या को सोचो कि गर्भ में ही मार दिया जाता है, किसी स्त्री के घर में पलने वाले भ्रूण की लिंग पहचान करके कन्या भ्रूण को कृत्रिम तरीके से मार देना। सोचो मतलब ये कितनी एक मूवी थी, मतलब बता रहा हूँ, ऐसी मूवी देखा करो, मतलब तुम्हारी अंदर आत्मा है ना जागेगी। मतलब वो मूवी शायद यूट्यूब पे ना, मैंने उस टाइम देखा था 2018 में, तो थी उस टाइम पर। उसके बाद में उन्होंने, मतलब वो बहुत सेंसिटिव मूवी थी, तुम देख नहीं पाओगे उस मूवी को, मतलब तो ऐसा मूवी था। सोचो उसमें है ना, मैं थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, एक आइडिया लग जाए, मतलब कितना खतरनाक था उसमें केस। एक गाँव था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, मतलब यही पेट्रिकल सोसाइटी थी वहाँ पे। अरे हकीकत बता रहा हूँ, ये ऐसा आज भी होता है गाँव में के शहरों में भी होता है, ठीक है। तो उस गाँव में क्या होता था, जब भी मान लो कोई लड़का हुआ भाई, मतलब उस मूवी में ऐसा दर्शाया कि बस इतना टेक्नोलॉजी नहीं है आइडिया, परंतु मान लो कि कोई भी लड़की हो गई, तो लड़की को क्या होता था भाई, अब मारना तो है उसको। अब देखो वो घर में मारना तो नहीं जानते, परंतु जब बाहर निकल गई तब तो अब वो क्या करते थे, एक दूध का मतलब वो पूरा गमला लेते थे, उसमें उसको डुबा के, ताकि भाई पवित्र शरीर है तो इसको ऐसा मारा जाए, उसमें डाल दिया जाता था, ऐसे मार दिया जाता था, ध्यान से समझना। अब ऐसे करके कोई भी लड़की होती थी सबको मार देती। उस गांव में ऐसा हुआ कि कोई भी लड़की नहीं बची, ध्यान से समझना, कोई भी लड़की नहीं बची। अब क्या हुआ, एक घर था, उसमें 5 लड़के थे, ठीक है, और उनका एक बाप था, ठीक है। तो पड़ोस का एक गांव था, ध्यान से समझना, पड़ोस का गांव था, उसमें एक लड़की बची थी, पर सोचो उसका थोड़ा माँ बाप तो उसका समझदार था, तो उसने क्या किया, उसको पता था कि समाज इसको जीने नहीं देगा, तो उसको लड़का बना के रखते थे, उसको मतलब लड़का जैसा बना के रखते, ताकि नहीं तो सोचो सबकी नज़र इस पर रहेगी ना, तो उसको लड़का बना के रखते थे। पर इसको कहीं से पता लग जाता है, अरे थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो इसके पास जाते हैं शादी के लिए कि मेरे बेटों की शादी कर दो, ठीक है। तो सोचो अब वो मान जाता जो भी XYZ है, तो फिर आखिर में सोचो कि ये बाप और इनके 5 बेटे, ये उसके साथ सेक्स, मतलब उस तरीके से सोचो, मतलब इतना उसको यातना झेलनी पड़ती है, ठीक है, उसको ससुर के साथ उसको सेक्सुअल अफेयर करना पड़ता है उस मूवी में, मतलब इतना खतरनाक दिखाया गया। फिर आखिर में मतलब कहने मतलब कि ये मैसेज सोचो कितनी बुरी स्थिति हो जाती है अगर महिला नहीं रहेगी तो। मतलब वहाँ पे एक चीज़ वो बताने का प्रयास किया गया कि आखिर सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे अगर महिलाएं नहीं रही तो। मतलब वो बहुत सेंसिटिव मूवी है, मेरा मानना देखना चाहिए, एक बार थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करना, शायद एक बार मैंने देखी थी, यूट्यूब पे थी उस टाइम, पर आपको ना कुछ ट्रेलर मिल जाएगा उसका। तो मतलब ऐसी मूवियाँ देखोगे ना तो मतलब तुम लोगों ना कभी ज़िंदगी में यार गलती नहीं करोगे, मेरा ही मानना है। ये चीज़ें अभी कर लो, मतलब यही एज होती है ना जिसमें आप थोड़ा भी इमोशनली, मतलब क्या होता है ना, एक कुछ टाइम बाद में इमोशन मर जाते हैं आदमियों के, पर अभी ये मूवी देख लोगे ना तो हमेशा सेंसिटिव बने रहोगे, कभी ज़िंदगी में यार ये काम नहीं करोगे तुम लोग। तो मैं फिर बता दूँ, तुम लोग यही काम करोगे जाकर तो क्या मतलब, ठीक है। स्वरूप वो ये 4 लाख प्रतिवर्ष लोग महिलाओं को घर पे मार दिया जाता है। परिणाम क्या हुआ, इसे गिरते शिशु लिंग अनुपात के परिणाम आएंगे।
गिरते शिशु लिंगनुपात के कारण अपन देखे थे उधर, और गिरते शिशु लिंगनुपात को रोकने के सुझाव तो अपन सारा उधर देख चुके हैं। ठीक, अब बात आती है भारतीय मृत्यु दर। अब ध्यान से समझना, मृत्यु दर में देखो, एक तो ध्यान से समझना, एक आप एक इंसान के पीरियड लेते हैं 0 से 100 साल तक का, ध्यान से समझना। अब एक व्यक्ति यहाँ जाके मर रहा तो कोई दिक्कत नहीं वो, इसलिए मैं देखा गांव में, करे आपने नोटिस किया होगा कभी, जैसे मान लो मेरे दादा मरे तो मतलब गांव में खुशी मनाई जाती है, मतलब मृत्यु भोज होता है, और मृत्यु भोज का कॉन्सेप्ट शायद इसीलिए है, परंतु उसका लोगों ने गलत यूज किया। अभी जैसे मान लो कि हर जगह मृत्यु भोज को बंद करने की परंपरा चल रही है, परंतु ये मृत्यु भोज आई थी भाई, एक व्यक्ति ने अपना पूरा टाइम पीरियड जिया, अच्छे तरीके से खुशी से जिया, अब अंतिम विदाई अच्छे से सब लोग खुशी से मनाते हैं। ये मैंने देखा, जैसे मेरे दादाजी थे तो अच्छा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, अच्छा खासा, ठीक है, पूरे गाँव को झिमाया गया, ठीक, मेरी दादी खत्म हुई तब ऐसे। अरे अभी एक मेरे पड़ोस में थे दादा, तो 110 साल तक जिए थे, 100 पार जिए थे, तो अच्छा खासा हुआ था, मतलब उसको, मतलब अब कोई मर रहा तो उसको ऐसे नहीं दुख मनाया जा रहा है, उसे इंजॉय किया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वैसे इंजॉय किया जाता है, वैसे उस मरने को भी भाई सब वास्तविक सत्य है। ठीक, पर दिक्कत कहाँ आती है, जब मान लो कि तो 0 साल के जो बच्चे हैं तो वही गर्भपात में मरवा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में छोटे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे मर जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। अब ये चैलेंजिंग है, इसको कम करना चाहिए। ठीक, आगे जो यंग बच्चे हैं जो वो मर जाते हैं, अब ये देखो ध्यान से समझना, यंग एज में बच्चे क्यों मरते हैं। अब देखो यहाँ तो बीमारी है सारी, बहुत सारी चीज़ें कारण रहेगा, है ना। ठीक है, दूसरे यहाँ पे क्या कारण रहता है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लोग एक्सीडेंट में इनमें मर रहे हैं, ठीक है, दूसरा लोग यहाँ पे बीमारियों के कारण मर रहे हैं। तो जहाँ तक कंट्रोल हो गवर्नमेंट को, वहाँ तक कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को या समाज को, जो भी प्रयास है तो वहाँ तक करना चाहिए। दिक्कत यहाँ वाले मरने वाले को नहीं है, ध्यान से समझना, दिक्कत है ये एज में जो लोग मर जाते हैं, टाइम ऑफ पीरियड से पहले ही मर जाते हैं। एक औसत एवरेज मान लो इंडिया में 60 साल है, लोग 40 साल में टिपक जा रहे हैं, तो वो दिक्कत है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो अपन कॉन्टेक्स्ट जो ले रहे हैं मृत्यु दर का, मतलब वो वाला है। ठीक है, स्वरूप देखेंगे इसका क्या है, उच्च मृत्यु दर के कारण क्या है। तो भाई सबसे बात है, सबसे पहली बात क्या कारण होगा, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। मैं इसीलिए बोला प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत अच्छा होना चाहिए, कल डीएम बन के यही काम करना है, कम करने के सुझाव। ठीक है, अब देखो मृत्यु दर का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्यु की संख्या से, मतलब कितने लोग मर रहे हैं कितने। ठीक है, मान लो जैसे मान लो मेरे गांव में 1000 लोग हैं, तो उसमें मान लो 10 टिपक गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, उच्च मृत्यु दर या निम्न मृत्यु दर जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण। स्वाभाविक सी बात है, जब ज़्यादा लोग मरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या कम हो जाएगी, और कम लोग मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपेरिजन तो जन्म लेने वाले ज़्यादा है उनके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। स्वरूप क्या, भारत में मृत्यु दर अधिक है, सोचो 1000 में से 7 लोग तो मर ही जाते हैं। ठीक है, जो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं करने से पहले। यद्यपि 901 में 42 था, जो सोचो उस टाइम क्यों ज़्यादा था, महामारी आ जाती थी, भुखमरी आ जाती थी, अकाल आ जाते थे। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट वेलफेयर वाली नहीं थी, इसीलिए ध्यान से समझना इस चीज़ को। अरे गवर्नमेंट जब खुद की गवर्नमेंट बनी, भारत आज़ाद हुआ, तो सारी चीज़ें बदली। 2001 में 8.8 था की तुलना में कम है, तथापि अभी भी है विकसित देशों की औसत मृत्यु दर। सोचो वहाँ 2.5 लोग ही मरते हैं, और भारत में सोचो 7 लोग तो निपट जाते हैं। ठीक, से बहुत अधिक है, सोचो अपने को इस लेवल तक पहुँचना है, अभी तो बहुत गैप है इसका मतलब अभी भी। ठीक है, जिसे उड़ीसा ने अपने स्टेट में मेडिकल इंश्योरेंस ये कर दिया, जैसे अमेरिका ने कर रखा है ना सर, उसी तरह उड़ीसा ने भी किया है। हाँ, वो आजकल सब गवर्नमेंट कर रही है, पर मैं फिर बता रहा हूँ बात इंश्योरेंस। ठीक है, उससे ये होता है कि हाँ इंश्योरेंस से, हाँ ये भी पढ़ेंगे आगे जाके अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, क्यों इंश्योरेंस एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। क्या होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो परिवार में जो बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि शादी हुई है, अभी 1-2 बच्चे हैं, वो मर गए, और वो महिलाएं, तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो महिलाओं को जब तक तुम लोग गुलाम बना के रखोगे, घर तक ही सीमित रखोगे, तो तब ऐसी महिलाओं को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो अब स्वाभाविक बात है कि अगर मान लो कि दोनों कमा रहे हैं तो कोई एक मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो उसके लिए क्या सिस्टम अपनाना चाहिए कि अपने को स्वाभाविक सी बात है वो लेना चाहिए कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम, वो बीमा योजना करते, मान लो कोई मर गया तो 10-15 लाख मिल गया, तो कुछ छोटा मोटा वो जॉब कर लेगी, मतलब कुछ धंधा शुरू कर लेगी, तो दिक्कत नहीं होती, बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। पर फिर भी इंडिया में फैमिली सिस्टम मान लो कि ठीक है यूनाइट रहता, तो वहाँ पर चीज़ें हो जाती है। पर मान लो कि आज तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया, तो दिक्कतें बढ़ेगी। तो मैं इसलिए बता, न्यूक्लियर फैमिली जहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वहाँ महिला सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगी तो सशक्त बहुत दिक्कतें होगी। अरे क्योंकि आज के ज़माने में देखो कोई पता नहीं कौन मर जाए, किसका क्या पता है, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें कितनी नॉर्मल होती है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, गलत बीमारी, जैसे कोविड काल में देखो कितने लोगों के परिवार उजड़ गए। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे न केवल जन्म दर को बढ़ाकर
न केवल जन्म दर को बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित किया है, बल्कि स्वयं में यह पिछड़ेपन को प्रदर्शित किया है। तो मैं ये क्यों बढ़ा रहा जन्म दर को, मैंने बोला था ना उस टाइम कि गाँव में पहले ऐसा था भाई, लोग पता नहीं कौन सी महामारी आ जाए, कौन सी बाढ़ आ जाए, कौन मर जाए, तो भाई पहले 5-10 बच्चा पैदा करके रखो ताकि दिक्कत ना हो। तो इस कारण से जो जन्म दर है वो बढ़ी। ठीक, शिशु मृत्यु दर 2011 में सोचो 44 जीवित जन्म पे मर जाते थे, गाँव में तो और ज़्यादा है। तो वही हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं था, दाई-माई से बच्चे हो रहे हैं तो वो सारी दिक्कत, इन्फेक्शन हो जाता था, लोग मर जाते थे, दवाई नहीं, कमज़ोर बच्चा हुआ तो मर जाते थे, तो ये दिक्कत है। मातृ मृत्यु दर में 2001 में 400 पर लाख मरते थे, परंतु अब 212 आए, तो अभी भी देखो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ये। तो रिलेटिव में प्रयास तो करना चाहिए कुछ ही ना हो, एटलीस्ट मतलब महिला ऐसा नहीं कि जब मान लो बच्चा दे रही है तब वो मतलब जन्म देती है तभी मर जाए, तो बहुत गलत है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर सिस्टम की कमी है। ठीक है, तो कारण क्या है आखिर में भारत में डेथ ज़्यादा क्यों? अत्यधिक गरीबी। अब ध्यान से समझना, गरीबी है तो उसको खाना वाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, खाना में पोषण वोषण आहार नहीं मिलेगा तो कुपोषण शिकार, कुपोषण से बहुत सारी बीमारी आ जाए तो समय से पहले निपट जाएगा। अब मैं तुम लोगों को एक बताता हूँ, मतलब ये चीज़ थोड़ा माइन्यूट लेवल पे देखना। एक मेरे चाचा का लड़का, सोचो अभी उसकी एज ज़्यादा 37-38 साल होगी। ठीक है, मेरे भाई से कुछ 3-4 साल बड़ा होगा। तो सोचो उसको, तुम शरीर को देखोगे ना, मतलब तुम ऐसे सोचोगे कि भाई ये इंसान जीवित कैसे है। मतलब सोचो वो शराब वराब पीता था, डायबिटीज़ हुई, ये हुई, 3-4 बार डॉक्टर उसको बोल दिया अब भी शराब पीना छोड़ दो, भाई नहीं छोड़ा, तो वो अब समझ मतलब कि कुछ भी नहीं बचा उसके शरीर में। सोचो कुछ भी, एकदम हड्डी, बस हड्डी। तो मतलब ये है कि जब लोग ऐसे जब अवस्था में, सोचो वो 30-38 साल का, उसके बच्चे भी हैं, 1-2 बच्चे हैं, वाइफ है, वो भी जो कुछ, अब सोचो आगे जाके क्या होगा। तो ये चीज़ें होती है, मतलब वही है पौष्टिक आहार की कमी और कुपोषण, तो ये सारी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, बीमारी होती है तो लोग मरेंगे। फिर निम्न जीवन स्तर, निम्न स्वास्थ्य स्तर, फलत बीमारियों की अधिकता रहती है। अब सोचो मान लो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको क्या ही, सोचो इतनी सारी बीमारियाँ, मलेरिया डेंगू, वही लोग मरते हैं क्योंकि गंदगी रहेगी, मच्छर पनपे के खाएंगे तो कितने लोग, यही होता है। देखना वहाँ मोस्टली लोग इसीलिए मरते हैं, बीमारी हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं उन लोगों को। चिकित्सा सुविधा की अपर्याप्तता, निम्न स्तर, फलता, रोगी की मृत्यु दर की अधिकता है। मैं वही बता रहा हूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं। आज देखो मैं बता रहा था दिल्ली में हो गया, यहाँ बेड ही खाली नहीं मिलेंगे। कोरोना काल में देखो लोग क्यों मरे, मैं फिर बता रहा हूँ, कोरोना ने नहीं मारा। अब यही है ना, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करता नहीं है, पर तो हकीकत में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का फेलियर था वो। कोरोना में लोग इसलिए नहीं मरे, कोरोना में लोग मरे, गैस सिलेंडर जो मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए लोग मरे। बेड लोगों को नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी लोगों को, समझो इस कारण से लोग मरे। कोरोना ने नहीं मारा, कोरोना से देखो जो पैसे वाले लोग थे उनको, जो उनको सुविधाएं मिल गई वो बच गए, और जिनको नहीं मिला वो मर गए। तो ये है कारण। ठीक है, फिर दूसरा, कम आयु में विवाह हो जाता है तो महिला में फिर बता रहा हूँ एनीमिया, इनकी सारी दिक्कतें आती है। फिर बच्चा कुपोषित होता है, कुपोषित तो वो भी मर जाएगा, माँ भी मर जाती। ठीक है, फलत उच्च जन्म दर, फलत है मातृत्व मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर की अधिकता होती है। अब ध्यान समझना, अब जब कम उम्र में विवाह हो जाता है तो एक महिला को कम से कम भी एक मोटा एवरेज मान के चलो 5-10 बार बच्चे जन्म करने, मतलब देने का वो, मतलब देती है जन्म। ध्यान समझना, तो 5-10 बार उसको रिस्क उठाना पड़ता है। ध्यान से समझना, तो 5-10 बार बच्चे को जन्म देगी तो कितनी कमज़ोर हो जाएगी, क्या बचेगा उस महिला का। ठीक है, अब 5-10 बार जब हो रहे तो कहीं ना कहीं एक बार तो निपट ही जाएगी, ऐसा ही होता है। शिशु मृत्यु दर में भाई समझ, जब वो 5-10 बार बच्चे जन्म देते, एक आध बच्चा तो टिपक ही जाएगा। और वही सोचा कि जब आजकल क्या होता है फैमिली प्लानिंग में, 2 ही बच्चे पैदा करना है, एक ही करना, तो ज़्यादा है नहीं, टेंशन ही नहीं ना, उसको बच्चा ज़्यादा घर में रखना पड़ता है, पहले 5 रख देते अब 1 ही रखना पड़ता है। तो मातृ मृत्यु दर ऑटोमेटिक, ये भी कारण है, इसी कारण कम है, शिशु मृत्यु दर भी इसीलिए कम आ रही। तो ये चीज़ समझना। ठीक है, शिक्षा परंपरागत रूढ़िगत परंपराएं होती है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ क्लासमेट था। मतलब देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि अपन पढ़ लिख के भी है ना, गाँव में बदलाव लाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, ऐसा था कि उसको पीलिया हो गया था, आप जानते होंगे पीलिया, जिसमें पूरा बॉडी येलो पड़ जाता है। तो सोचो कि उसको क्या ना, मतलब डॉक्टर की दवा तो दिला नहीं रहे, उसको झाड़ा फूंक जो गाँव में चलता है उसको दिलाते रहे, आखिर में ख़त्म हो गया। मतलब ये आज भी होता है गाँव में, बहुत सारी मौतें ऐसे हो जाती है बिना उसके इलाज के। अब जो भी आर्थिक कारण रहे, जो भी है, पर कहीं ना कहीं अगर आर्थिक कारण से कोई व्यक्ति मर रहा है, ये मानव संसाधन खत्म हो रहा है, तो गवर्नमेंट जब तक इन चीज़ों सोचेगी नहीं, हम हेल्थ केयर सिस्टम कैसे इंप्रूव करें, लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी, तब तक ये नहीं होगा ये सारी चीज़ें। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया में ना इंसानों की वैल्यू नहीं है। ये हकीकत में बता रहा हूँ।
ये चाहे देश के प्रधानमंत्री कितना भी कुछ भी बोल ले, तो यहाँ नहीं है। अगर है तो सोचो कि हम इतने से सेंसिटिव नहीं रहते, कितने लोग मर जाते हैं बिना इलाज के। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फैल ही रही है सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, आज भी लोग मरते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज, दवाई नहीं मिलने के कारण। तो गवर्नमेंट का फेलियर है। लिंग असमानता में दहेज प्रथा फैलाता, स्त्री मृत्यु दर की अधिकता है। ठीक है, लिंग असमानता तो महिला को डिसीजन नहीं ले पाती, दहेज प्रथा सारी होती है। तो बहुत सारी मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। वो सत्य में जीते वाला एपिसोड देखे ना, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग विजुलाइज कर पाओगे इन चीज़ों को। मैं अगला बोला था सड़क दुर्घटना, अकाल, बाढ़, सुनामी, महामारी आती है कोविड-19 जैसे, तो उसमें कितने लोग मरे। गवर्नमेंट डाटा कभी नहीं देना चाहिए, बना किया जाता, बहुत लोग मरे थे उस टाइम, बहुत लोग। सोचो लाशों को बहाना पड़ गया था, जलाने के लिए वो नहीं था, तो सोचो कितने लोग मरे होंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। ठीक है, सुझाव सजेशन क्या रहेंगे? तो सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, हेल्थ केयर सिस्टम ही है चिकित्सा सुविधाओं में मात्रात्मक। पहली बात तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जगह है ही नहीं, है तो फिर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूँ, गाँव में जाके चले जाओ, जहाँ हेल्थ केयर बना है सरकारी रिकॉर्ड में, फिर बता रहा हूँ। इसलिए बता, कलेक्टर लोग सोते रहते, कुछ नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं जो बचपन से जो मुझे IAS बनने का जो मेरे था, वो रीज़न यही था कि यार मेरे गाँव में मैं देखता था यार लोग गरीब हैं, इनके लिए हेल्प कोई करने वाला है नहीं। तो फिर मेरे भाई बताते नहीं, कलेक्टर बन जाओगे तो तुम योजना को सही से कर पाओगे। तो कहीं बचपन से मेरे को यही एक रीज़न था कि यार मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है कि मुझे राजशाही जैसा जीवन चाहिए। अब जो कलेक्टर बन जाता है क्या, वो तो अपने आप को राजा समझता है, वो कभी जिले से अपना जो DM ऑफिस उससे बाहर नहीं निकलते। जब तक आप गाँव में जाओगे नहीं, देखोगे नहीं भाई कौन से, मैंने आज तक कभी मेरे गाँव में कलेक्टर नहीं देखा। सोचो मेरे गाँव एकदम जस्ट शहर के नज़दीक है, तब सोचो मेरे गाँव का ये हालत है तो और गाँव का क्या हालत होगा। आज तक मैंने कभी कलेक्टर नहीं देखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब लोग राजशाही जैसे जीवन जीते रहेंगे तो कैसा क्या होगा भाई। जब तक मैं बता रहा हूँ, आज भी गांव में आप जाओ, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे ना गाय भैंस बन रही है, नहीं विश्वास होना वीडियो देखो, आप यूट्यूब पे सर्च करो, मतलब बहुत ख़राब स्थिति में। फिर बता रहा हूँ, तो ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। वहाँ दवाइयाँ नहीं होती है, अगर बालों को बैठा है, झूठ माटर कोई बैठा है, फर्जी डॉक्टर बैठा दे, तो बहुत सारी चीज़ें गलती है, क्या ही करोगे आप। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि तो समझ बात, इसमें सुधार करना चाहिए। मैं फिर बताऊँ, जब तक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक दिक्कतें बनी रहेगी। क्योंकि यार अभी क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से समझना, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब टर्शियरी मतलब शहरों के बड़े बड़े अस्पताल, सारा दबाव इन्हीं पे ही है। छोटी बीमार होते लोग यहाँ भागते, क्योंकि ये सिस्टम दोनों काम नहीं कर रहे हैं ना। दिक्कत ये है, इसी कारण देखो ना शहरों में जो भीड़, बहुत अस्पतालों में बहुत भीड़ क्यों मिलती है। अगर सोचो अपन हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, यही भी प्राइमरी हेल्थ केयर में एक डॉक्टर बैठा दे अपन यहाँ पे, लोग डॉक्टर ने केस स्टडी में देखोगे कि गाँव में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, वहाँ सुख सुविधाएँ नहीं होती है, ऊपर कमाने का मौका नहीं मिलता तो ये सारी चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मान लो शहरों में किसी को डॉक्टर को 1 लाख मिल रहा है, तो इसको तुम ज़्यादा दो ताकि यहाँ पे जाए, इसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग वहाँ जाएंगे। या DM को फिर बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। केस स्टडी इसीलिए तो बता रहा हूँ, जब भी नॉलेज आएगा तो केस स्टडी आराम से सोल्व कर लो, केस स्टडी में दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग के 10 साल गांव में बिताने चाहिए सर। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा कंफर्म कर देना चाहिए, अपने पॉलिसी में लाना चाहिए, पॉलिसी प्रमोट किया जाए, या फिर किसी भी तरह की सहूलियत हाँ ये होना चाहिए, आप प्राइवेट कर दो। हाँ तो ये होना चाहिए। पर मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो तुम लोग समझते नहीं हो, देखो देखो क्या होता है, रियलिटी में बता रहा हूँ क्यों होता है। मैं तुम लोगों को आँख खोलता हूँ आज। प्राइमरी तुम पता है गांव में क्यों नहीं चाहते, सेकेंडरी क्यों नहीं चाहते। अगर गवर्नमेंट ये सब कर देगी तो सोचो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे जनरेट हो गए। तो ये सब कैपिटलिज्म का सोच होता है। गवर्नमेंट को जो है ना, खुद मतलब ये चीज़ याद रखना, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं तो वो हमेशा सरकार की टांग काटते हैं। टांग मतलब जो सरकार जो काम करे। एजुकेशन में देख लो, एजुकेशन में सोचो गवर्नमेंट स्कूलों में इतने टीचरों को इतने ज़्यादा सैलरी मिलती है, वहीं पर प्राइवेट स्कूल 10,000 मिल रहा है सैलरी, फिर भी वो बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर तो सोचो गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ा पा रहे। तो कमी भाई ये लोग है ना जानबूझ के करते हैं, गवर्नमेंट को हमेशा पैंग बना के रखते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे जो हेल्थ केयर वाले, प्राइवेट वाले जिनका प्राइवेट अस्पताल होता है, तो ध्यान से समझना वो क्या करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट को जो पैसा देगा चाहे कैसे भी कर दे, गवर्नमेंट को हमेशा करते हैं, तो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अस्पताल तभी चलेगा। सोचो यही काम अच्छे से करने लगे तो ये क्यों चलेगा फिर। ठीक, दूसरी बात, यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं गाँव में देख लेना, मेरे गाँव में कम से 5-6 डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर,
सोचो अगर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छा होता तो इन 4-5 डॉक्टर की जरूरत पड़ती प्राइवेट की। फिर गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं, फिर आप आगे जाके अपने टॉपिक भी है सोशल इशू में, वहाँ देखना है तो भाई फंडिंग कम है, ये नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ फंडिंग कमी। आप ये चीज़ सोचो ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें बदली जा सकती है अगर करना चाहोगे तो। नहीं करना, पर मैं फिर तो क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, क्योंकि इनको लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाना है तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। संक्रामक बीमारी से निपटने तो आपातकालीन व्यवस्था की जाए, तो वही जैसे मान लो कोरोना काल में ऐसी चीज़ें आई तो ऐसा इमरजेंसी सेटअप होना चाहिए अपने पास। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे आपके में ना भूकंप मतलब इनसे रिलेटेड वो मैसेज आता होगा, मैसेज अलर्ट वाला, तो ऐसा मतलब देखो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। आप हमेशा सोचो कि नहीं सब समस्या आ जाएगी हम तब समाधान उठाएंगे, तब तो बहुत सारे लोग खो दोगे। कोरोना काल में यही हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था इतनी बड़ी दिक्कत है, अभी इतना बड़ा चीज़ें सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाए। कोरोना में तो मैं खुद मरने वाला था, पता नहीं मैं कैसे बच गया। तो मेरे पास पढ़ने आता तबीयत खराब हो गई थी तबीयत खराब हो गई थी, कोई डॉक्टर ही नहीं, तो फिर किधर दिखाएं, फिर पता नहीं कैसे कैसे कहीं पटना में एक डॉक्टर मिले, वहीं इलाज कराया, तब जाकर ठीक हुआ। पता नहीं तुम लोग कैसे बीमार पड़ गए, मैं तो दिल्ली में रहा तब भी मेरे को कोरोना नहीं हुआ चलो कोई नहीं, आगे देखो। शिशु मातृत्व कल्याण संस्थान की स्थापना की जाए, जो महिलाओं के लिए जो मर जाते हैं बच्चे मर जाते हैं तो उनके केयर को ध्यान दें, उनके लिए स्पेशली टीचर, ऐसे को ट्रस्ट बनाए, एनजीओ बनाए जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए ताकि इनका अपनी सुरक्षा की जाए, ठीक है। या मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम आ रही है इनको फायदा दिलाया जाए। आर्थिक विकास को तीव्र करके गरीबी और कुपोषण को उन्मूलन किया जाए ताकि जो गरीबी और कुपोषण से जो लोग मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे। जब आर्थिक विकास रोजगार मिलेगा तो समझ बात, गरीब नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे तो कुपोषण भी नहीं होगा। कुपोषण क्यों होता है, अब एक चीज़ कुपोषण टॉपिक भी आगे जाके पढ़ोगे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अब हकीकत में बता रहा हूँ, जैसे मान लो जिनका आर्थिक स्थिति खराब होती है, ठीक है, अभी मैं खुद इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि घर की इनकम 1000 रुपये, ध्यान से समझना। अब वो 1000 रुपये कहाँ खर्चा करेगा, कपड़ा पे खर्चा करेगा, ठीक है। अब कुछ भी बेसिक चीज़ होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो वो क्या करेगा, रोटी में भाई सुबह तो वेराइटी नहीं ला पाएगा यहाँ पे। अब वो एक ही रोटी, भाई चावल खा रहे हो तो चावल ही खाते रहो बस, कोई दाल तो है वो भी महंगी हो गई आजकल तो, ठीक है। तो मतलब मैं तो वो वेराइटी नहीं ला पाता, जब वेराइटी नहीं ला पाएगा तो सुबह तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो भाई चावल खाते खाते उसका पेट बढ़ जाएगा, जैसे मैं भी तो ये चीज़ें होती है, मतलब ऐसे लोग मतलब परेशान होते हैं गरीबी के कारण, ध्यान से समझना। अब पैसे वाले लोग तो वो वेराइटी बदल के खाएंगे, बॉडी मास इंडेक्स फुल बॉडी चेकअप कराएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट लेंगे तो कभी कुपोषण शिकार होंगे नहीं, ठीक। आधुनिक शिक्षा के प्रसार द्वारा तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए ताकि लोग, मैं वही बता रहा हूँ, ये किस चीज़ के सॉल्यूशन जो रूढ़िवादी विचारधारा वाले होते हैं आज भी झाड़ू फूक उन पे भरोसा करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा लिंग असमानता को कम किया जाए तो जो महिलाएं मर जाती हैं उनको इलाज फिर अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक। अब बात आती है ओल्ड एज पीपल की, ठीक है। ये तेरी याद रख, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सोशल इशू पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, तो ये इंडियन सोसाइटी प्लस सोशल इशू मिक्सअप है। ये टॉपिक आपको इंडियन सोसाइटी में नहीं मिलेंगे, ये सोशल इशू के टॉपिक है जो इतने भी सारे अपन ने पढ़ रहे हैं नहीं अभी, ये सारे सोशल इशू के टॉपिक में फिर बार बता रहा हूँ, ये सारे सोशल इशू के टॉपिक। तो ये मान के चलो तुम्हारी इंडियन सोसाइटी प्लस सोशल इशू कंप्लीट हो गया, सोशल इशू में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यही आएगा, वीकर सेक्शन जो पढ़ते हैं अपन, वुमेन, चाइल्ड, ठीक है, ट्राइबल्स हो गए, ठीक है, वृद्धजन, ये सब सारी चीज़ें ये सोशल इशू का पार्ट है। तो इंडियन सोसाइटी प्लस सोशल इशू दोनों कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे वृद्धजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, जब मतलब इसलिए हमेशा चीज़ सोचा करो, कल आप बुढ़े हो जाओ तब क्या होगा आज आपका शरीर काम कर रहा है, कल आँखों से दिखना नहीं होगा, कानों से सुनना नहीं होगा, दांत नहीं रहेंगे, पेट में खाना भी नहीं जाएगा, तो कितनी सारी दिक्कतें होती है। तो मतलब ये है कि वृद्धजन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक। दूसरी बात है, इंडियन जो है पॉपुलेशन में वृद्धों की संख्या बढ़ने वाली है आगे जाने, तो इसीलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अब क्या इनके लिए लेकर करना चाहिए, तो समझ बात, पेंशन दे रही है तो पेंशन भाई उसको बढ़ाओ समय के अनुसार, तो अभी इससे सोचो राजस्व घाटा भी होगा तो कैसे मैनेज होगी। अब दूसरी बार आजकल क्या हो रहा है कि फैमिली सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बन रही है। तो जैसे आजकल बहुत सारे आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि जो एक वृद्ध था, मैं इसमें 2-3 स्कीमें बताऊंगा। मतलब देखो अगर आप करना चाहते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी से हो सकती है, ठीक है। अब उसमें क्या आजकल क्या हो रहा है, जैसे मान लो लड़का लड़की, मान लो उनके जो लड़का है वो फॉरेन में रह रहे हैं, अब एक एज है जब तक तो मान लो कि आर्थिक रूप से अच्छे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, नौकर लगा लेंगे, पर फिर बता रहा हूँ वो चीज़ें नहीं हो पाती, नौकर लगा लो, पैसा लगा लो, फिर वो चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बार मान लो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो क्या है, नौकर भी नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि
वो मर जाते हैं वहीं पर, लाश सड़ी रहती है। आप बहुत बार ऐसे केस देखे होंगे, ठीक है। अरे प्रॉपर आईएएस के दादा दादी सोचो, प्रॉपर आईएएस के, ये पिछले साल चर्चा में था, प्रॉपर आईएएस उसके दादा दादी ने सुसाइड किया था, सुसाइड नोट में लिखा था। तो ये दिक्कत है। तो इसके लेके मैं एक बता रहा हूँ कि स्कीम थी, केरल या तमिलनाडु गवर्नमेंट था, इतना थोड़ा मोटा मोटा याद रखना, शायद कि कर्नाटक था या तमिलनाडु था, इन दोनों में से था कोई, है ना, 2018-19 के। तो उस टाइम उन्होंने एक स्कीम लाई थी, ध्यान समझना। तो क्या होता था कि जैसे मतलब मोस्टली ऐसा हो रहा था कि जो मतलब सिंगल पेरेंट रहते हैं, जो मान लो जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता था कि उनके लिए कोई मान लो कि कोई भी दिक्कत हो जाती थी तो कैसे करे, क्या करे। तो उन्होंने एक सिस्टम घर में ऐसा लगा दिया था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो एक अलार्मिंग सिस्टम कर देते हैं, उसमें मान लो उनको कुछ भी ज़रूरत होती है, खाना वाना है, कुछ भी है, तो उसको बजा दो। तो वहाँ पे मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने किया है वहाँ पे कि कुछ गार्ड रखे हैं जो भी है, तो उनसे सडनली मिला है, मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। तो एक सिस्टम तो ये है जो गवर्नमेंट कर सकती है अपने लेवल पर, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि गाँव में जैसे क्या होता है कि जो वृद्धजन हो जाते हैं उनको, मैं सही बता रहा हूँ ना, परिवार से एकदम एकदम काट देते हैं। मतलब जैसे मतलब ये हकीकत है, जैसे कि एक वृद्ध पेड़ की जो स्थिति हो जाती है तो आखिर में क्या करते हैं समाज के लोग, जो वृद्ध पेड़ हो जाता है उसको काट देते हैं, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि कब मान लो गिर जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो उसको काट दिया जाता है। तो वैसे वृद्ध जो व्यक्ति होता है उसकी इकोनॉमी जो है आर्थिक महत्व कोई रहता नहीं है उसके परिवार में। अब वो फालतू में बस लोग उसको मानते खाता रहता है, कुछ काम का नहीं, ऐसे ताने सुनाया जाता है। ये चीज़ सोच लो कि कल आपको भी सुनने को मिलेंगे। तो भाई सारे दिन खाता रहता है, कुछ काम नहीं, ये बना के लाओ, ये वो, जो भी एक्सपायर्ड है, ठीक। अरे मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, जब तक आप लोग कमाओगे तब तक आपको महत्व है घर में। जिस दिन आप आराम मतलब रिटायर्ड हो जाओगे, पैसा नहीं कमा रहे हो, चलो ठीक है, पेंशन आती हुई अगला मामला। मान लो जिस दिन तुम लोग मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, ऐसे रहे, तो कोई पेंशन तो नहीं मिलेगी। तो याद रखना कि आपकी जैसे जो कुत्ते की स्थिति होती है घर में, कोई रोटी फेंक दिया तो ले लिया कुत्ता, नहीं तो कोई उसका पता नहीं रखता। कुत्ते को पूछने चली जाता है कि तुम्हें खाना खाया नहीं, भूख लग रही है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या है। तो वृद्ध लोगों की ये स्थिति हो जाती है। दूसरी बात है कि इस एज में जाने के बाद में बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं वो लोग, बीमारी भी हो जाती है। तो जैसे मान लो शुगर वुगर हो गया तो उनको दिक्कत नहीं। पर याद करो शायद वो मूवी देखना, बागवा मूवी, तो उसमें जो देखोगे ना वो रियलिटी है। अरे वो उससे क्या, उससे बहुत ख़राब स्थिति होती है, बहुत ख़राब स्थिति होती है। मैं तो गाँव में रहता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो मेरा मानना क्या, तुम लोग इस मामले में सेंसिटिव रहना, आगे जाके मतलब अपने माँ बाप के साथ तो ये मत करना एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं शायद इसीलिए तुम्हें इन लोगों को डीपली बता रहा हूँ कि कल जाके तुम लोग मत करना। और तुम लोग नहीं करोगे अपने माँ बाप के साथ तो तुम्हें भी ऐसे अपने अच्छे बच्चे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें भी वही, तुम लात मार के भगाओगे तो कल तुम्हारे भी ऐसे होंगे। ये हकीकत है, जैसा करनी वैसी बढ़नी, ठीक है। तो अब देखो, एक तो चीज़ ये हो गई। अब समस्या है गवर्नमेंट को क्या काम कर सकती है, पेंशन बढ़ाई, जैसे 500 रुपये मिलते थे। मैं सही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब पहले क्या हो रहा था कि जब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जा रही थी मतलब वृद्ध लोगों की, तो उनको कोई महत्व नहीं था। जब वो मान लो कमाना बंद कर दिया तभी तो खतरनाक स्थिति होती है, आर्थिक निर्भर बन गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो दिमाग लगाया, मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब ये मानता है कि जो भी इसने इनिशिएटिव शुरू किया होगा, मतलब बहुत अच्छा ब्रिलियंट दिमाग लगाया है उसने। अब ध्यान से समझना। अब इसको मान लो कि जैसे गवर्नमेंट है 500, मान लो सेंटर देती है 500, मान लो स्टेट दे रही है, ऐसे मतलब कि 1000 रुपये मिल रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना, उस जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी महत्वता बढ़ जाती है। यार इसका 1000 रुपये तो आ रहे हैं, तो उसका जो पोता होगा, अपन इसमें ना कमीशन सिस्टम चलता है। अरे बहुत। अब वो पोता बोलेगा, देख दादा, अब तू तो निकालने जा नहीं सकता बैंक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मुझे 1000 में से 500 रुपये चाहिए। ये देख लेना, तुम लोगों में से किया होगा ये चीज़, तुम लोगों में से किसी ने किया होगा। अब देखो, अब ये चीज़ हो रही है। अब इसके कारण में चलो पर कोई नहीं, पर उसकी महत्वता बन जा रही है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा एटलीस्ट खाना मिलेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखें। अब जैसे मैं बता, मेरे पड़ोस में एक दादी थी, तो उसको 500-1000 रुपये मिलते थे। अब ध्यान से समझना ये चीज़, मतलब कितना सेंसिटिव मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो अब उसके घर में जैसे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, भाई तुम्हें क्या खाना है, क्या है। अब उसको है ना ये 500 रुपये मिलते थे, उस टाइम ऐसे 500 रुपये मिलते थे। तो उसको पोता था, उससे 100-200 रुपये ले लेता था, उसको गाड़ी पे तेल वे ले, सोचो बहुत हरामी जो भी है, चलो कोई बात नहीं। परंतु उसके बाद 300 रुपये ऐसे बचते थे ना, तो वो क्या करती थी, मैं खुद उसको देखता था, वो खुद दुकान जाती थी। जैसे मान लो उसको कभी गुड़ खाने का मन हो गया तो गुड़ ले आई, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई परिवार में उस पर कोई खर्चा नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। पर उसको जैसे मान लो कि तुम सोचो कि क्या इच्छाएं, देखो खाने पीने की इच्छाएं खत्म तो नहीं होती, जब तो इंसान जी रहा है भाई पेट में जाएगा। परंतु वहाँ पे कभी नहीं पूछा जाएगा उस व्रत से कि तुम्हें क्या खाना है, क्या है, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो एटलीस्ट वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, इनसे पूरी करते हैं। और मान लो कि एक को चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे जैसे गाँव में है ना रिश्तेदारी सिस्टम चलती है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को कुछ पैसा देना होता है। अब मान लो उसका मन कर रहा है,
कि मान लो कि उसकी बेटी आई है या मान लो उसका जमाई आया, कोई भी आया, अब इनके पास तो पैसे होते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि आजकल जो माँ बाप होते हैं उसको कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ पार्ट अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा हैंड ओवर कर देते हैं तो फिर लड़के लात मार के भगा देते हैं। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे देखो मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आगे। तो क्या होता है जब मान लो कि लड़की आ रही है तो उसको कुछ पैसा देने मना है, तो मान लो बेटों को बोले तो नहीं देंगे जो भी है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो मान लो 300 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये कुछ खा भी लिए, ठीक है, तो 100 कुछ बचे तो अपनी बेटी को भी दे देती है। तो ये चीज़ें मतलब उसको अच्छा लगता है मन से, तो सोचो मानसिक रूप से भी अच्छी रहती है। तो गवर्नमेंट ने एक तो क्या किया, पेंशन वाला काम शुरू किया, ठीक है। दूसरा क्या किया गवर्नमेंट ने, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, बहुत सारे माँ बाप मान लो पहले कर देते हैं, तो गवर्नमेंट एक कानून बनाया है। अब जैसे मतलब हर जगह हर राज्य में लागू नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लागू है, असम में लागू है, अरुणाचल प्रदेश इधर लागू है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कि ये है, मान लो कि ये दादा दादी है, ठीक है, मान लो इनके को लड़का है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है मान लो, तो उसका 10% ऑटोमेटिक इनको मिल जाएगा। 5-10 हज़ार रुपये मतलब गवर्नमेंट के कानून में भाई इतने सैलरी तो इतना परसेंटेज इनको ऑटोमेटिक इनके खाते में चले जाएगा, बेटे से मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक। दूसरा सिस्टम जो आजकल हो रहा है, एक नया सिस्टम आ रहा है, क्या हो रहा है कि जैसे वृद्धों को लेकर ना, मतलब क्या हो रहा है, जैसे आजकल ओल्ड एज होम बन रहा है, ध्यान से समझना। अब ये किन के लिए अच्छा है, मतलब ये हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ किन के लिए अच्छा है, जिनके मान लो कि बेटे बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है ये ओल्ड एज है। तो ऐसे ओल्ड एज होम बनने लगे, जैसे शांति कुछ देखना सर्च करना वैसा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, महीने के 50-50 हज़ार रुपये लगते हैं, 50-50 हज़ार रुपये, ठीक है। जैसे अपन खाना पीना सब कुछ देखा जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो है ओल्ड व्यक्ति आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है, एक तो आध्यात्मिक वाला है ऐसा मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे रहना खाना उनको दवाई ववाई सब कुछ वही खर्चा उठाते हैं फिर वो लोग, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक तो बहुत सारे वृद्ध लोग यहाँ आ जाते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं वो लोग इस अवस्था में जो भी है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बच्चों से जोड़ दिया जाता है। ये अगर आप सत्यमेव जयते एपिसोड देखोगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो उसमें ये कहते हैं छोटे बच्चों को, अब छोटे बच्चों की जरूरत होती है बड़े लोगों की, वो एथिकल वैल्यू सीखना है मान लो सारी चीज़ें, क्योंकि जो मिडिल एज होगी तो वो तो हमेशा कमाने में लगी रहती है, कमाने तो वो तो कभी बच्चों पे ध्यान नहीं देती। तो ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है कि बच्चों को, जैसे शायद एक मूवी भी बनी थी जिसमें बच्चों को पढ़ाने का काम ये वृद्ध लोग करते, तो इनका भी लाइफ जो अच्छी तरीके से गुजर जाती है और इन बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने साथ में प्रॉब्लम ही बता दिया, आपको सॉल्यूशन बता दिया, फटाफट से अपने टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सेंसिटिव रहना। मेरा मानना है कि जीवन में कभी अपने माँ बाप के साथ ये मत करना, और कोई लड़की बन के किसी लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर मत करना, नहीं तो सर आपकी आवाज़ शायद ब्रेक कर रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ शायद डिस्टर्ब कर रही है, बीच में कट रही है, ब्रेक हो रही है, कभी कभी सर ब्रेक हो रही है सर। रुको एक मिनट, मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। आप बताओ अभी सही आ रही है? अभी आवाज़ सही आ रहा है मेरा? हाँ सर सही आपने। चलो ठीक है। अब देखो, तो देखो आप देख लिया अपना क्या है स्वरूप। 1991 में इतने वर्ग पीपल थे, इतने थे, अब ये बढ़ते जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ ये बढ़ते जाएंगे, आगे और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि समझ में यंग एज जो पॉपुलेशन तो कभी तो बुढ़ी होगी ना, ठीक है। तो भाई समस्या बहुत ज़्यादा है, समस्या का कारण अपन देखेंगे और समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास, समस्या सुझाव, ठीक। अर्थ क्या है, भारतीय समाज में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है वो वृद्ध कहलाता है, ठीक है। स्वरूप क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 10.8 करोड़ थी, मतलब 8% लगभग, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 लाख है। तो सोचो इनकी तो और ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को, ध्यान से समझना। ये लोग तो चलो ठीक है कुछ कुछ काम करते रहते हैं, गार्ड वार्ड बन गए, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, पर इन लोगों को तो ज़्यादा और स्थिति खराब हो जाती है जब हाथ पे चलना बंद हो जाते हैं। अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या क्रमशः 32.4 करोड़ लगभग 20% हो जाएगी तथा 4.8 करोड़ हो जाएगी। तो ये तो बहुत और ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो समस्या क्या आती है, एक तो शारीरिक मानसिक असमर्थता रहती है, मतलब इस एज में देखो तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है, मेंटली भी आप इतने नहीं रहोगे, याददाश्त भूलने लग जाओगे। सोचो वो जमाना भाई, वो लाइफ बहुत हार्ड रहने वाली है, चीज़ याद रख लेना। इसीलिए बोला जाता है कि इस जवानी में मेहनत कर लो, नहीं तो वो बुढ़ापा और ज़्यादा कष्टदायक होगा, ये याद रख लेना। अगर आप अपने जवानी वाले पीरियड में फेलियर रहे अपनी गलतियों के कारण, तो
आप याद रखना, आपको बुढ़ापा तो बहुत ख़राब जाने वाला है। अच्छा कमा लो, खा लोगे, बच्चों को सफल बना दोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर तो बच्चों को ताने झेलने पड़ेंगे। बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा तो अभी से खराब लग रहा है सर। अरे अभी सही करने का टाइम है, खराब कहाँ। सोचो अभी टाइम है, सही कर लो तो आगे भी सही हो जाएगा। और अभी खराब चल रहा है तो फिर खराब ही चलता रहेगा। ठीक है। शारीरिक मानसिक अक्षमता, पारिवारिक निर्णय की घटती भूमिका वही है कि आजकल फैमिली, अरे ये बात सही है। जैसे मान लो कि आज भी मेरे पापा है, तो पापा चाहता है कि पावर्स अथॉरिटी मेरे पास है, डिसीजन मैं लूँ। पर अब ये लोग मतलब जैसे मेरे भाई लोग जब से कमाने लगे तो वो पापा की मानते नहीं बात, बोलते हैं ऐसा करो ऐसा कर लो। ये होता है, स्वाभाविक सी बात है। मैं फिर बता रहा हूँ घर में, अब पहले का समाज क्या होता था कि जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम होता था तो उसमें आराम से जो है घर की मुखिया चल जाती थी। पर आज का आर्थिक युग लोगों के पास अपने अपने जॉब है, रोजगार है, तो नहीं चलती। पिता, अब स्वाभाविक सी बात है कि घर में ऐसा होता है कि भाई पिता से ज़्यादा लड़के कमा रहे हैं। अब जरूरत है पिता को 10 लाख की, तो भाई स्वाभाविक होता है इसको, अब जब वो बोलेगा कहाँ लगाना क्या है, नहीं लगाने देगा, तो ऐसी बातें आती है। तो मेरा कहने मतलब कि चीज़ें ऑटोमेटिक बदल गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम से अपन इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चर है इनमें आ गए, तो उनको ऑटोमेटिक निर्णय भूमि घट जाती है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब तुम बिल्कुल ही नहीं कमा रहे हो तब तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। अभी मेरे पापा थोड़ा बहुत कमाते तो भाई हम लोगों को डांट भी देते हैं, तो भाई मानना भी पड़ता है। अब मान लो जिस दिन कमाएंगे नहीं, समझ बात है, क्या ही होता है, यही होता है, फिर उनको कोई महत्व नहीं देता। सामाजिक निर्णय में घटती भूमिका वही है। जैसे आज मान लो रिश्ता करना होता है पापा की भूमिका पर, तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं अदर कास्ट में, तो समझ बात है मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से अपने पापा को साइड ही कर रहा हूँ। नहीं तो सोशल डिसीजन मान लो मेरे शादी डिसीजन एक तरीके से देखा जाए तो समाज ने उसने दिया। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि ये ऐसा है। ठीक। सामाजिक सामंजस्य की समस्या है। अब देखो क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लो मेरे पापा के एज के हैं, अब उनको मान लो मोबाइल नहीं चलाना आता, और जो यंग एज है वो मोबाइल से इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो फिर दूसरी बात आज के, जैसे मान लो मेरी थॉट है मैं भाई लव मैरिज करूँ ये करूँ, अब वो उस टाइप के लोग हैं तो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, तो चीज़ें फिर उनको बहुत बुरी लगती है। ठीक है। आर्थिक असुरक्षा की समस्या रहती है, वही बता रहा जब बुढ़े हो जाते हैं तो पैसे की दिक्कत आती है। आर्थिक असुरक्षित परिवार समाज में अपेक्षा उनको झेलना पड़ता है। सोच मैं वही बता रहा हूँ, सोचो वो जो बाबा मूवी देखी होगी तो उसमें चश्मे के लिए सोचो कैसा झेलना पड़ता है उसको, तो ये रियलिटी सोचो जब खाने के लिए झेलना पड़ जाएगा, वो तो चश्मा ही था, खाने के लिए झेलना पड़ जाता है। ठीक है। मानसिक तनाव बीमारियाँ होगी तो समझ बात है, ये चीज़ें होगी तो भाई आदमी बार बार सोचते रहेगा। बहुत सारे लोग तो बुढ़ापे में इसलिए मर जाते हैं कि उनको मान सम्मान इतना अच्छे तरीके से नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलती, खाना वाना ये चीज़ें नहीं मिलती। तो कारण क्यों, आखिर में इतनी समस्या को क्यों झेलते हो भाई? समझ बोलते शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो जाते, इसीलिए तो झेलते हैं। अगर शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, इसलिए तो बोलते हैं कि भाई जवानी में शरीर को ख़राब मत करना है तो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर जवानी में अच्छे से शरीर को बना के रखा तो भाई जवानी में बुढ़ापे में दिक्कत नहीं है। आर्थिक तथा वित्तीय समस्या रहती है, इस कारण से उनको दिक्कत होती है, इसीलिए तो आगे मतलब लोगों के सामने झुकना पड़ता है बच्चों से, तो बच्चे फिर उनको इधर उधर साइड में करते रहते हैं। पीढ़ीगत अंतर में संघर्ष रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लव मैरिज अरेंज मैरिज। ठीक है। लोग आजकल के कैसे कपड़े पहने उनकी कोई बात नहीं मानेगा, सब अपने अपने मन के मानोगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया फलत उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद में बढ़ी हो रहा है। देखो ना, ये बात सही है, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन दुनिया को मतलब भारतीय जो संस्कृति कल्चर उसको तो ख़त्म ही कर दी है। सोचो पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मेरे गांव में ना मतलब ऐसा माना जाता था कि भाई एक नैतिक दायित्व होता है कि माँ बाप की सेवा करना, ध्यान से समझना ये चीज़ नैतिक दायित्व है, और लोग इन चीज़ों से जुड़े रहते थे। मतलब ऐसा मानता था कि माँ बाप की सेवा करना पुण्य है। मतलब जैसे मान लो आपने भी सुना होगा कि 4 धाम यात्रा क्या ही कर रहे हो जब अपने माँ बाप को तुम वो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें रहती थी ना, लोग मतलब रिलीजियस फियर के कारण भी चीज़ें करते थे लोग। परंतु आज का जो ज़माना है कंज्यूमिज्म का ज़माना है भाई, उसको पता है कि मैं माँ बाप की सेवा करूँगा, इससे अच्छा तो मैं जाके 10,000 रुपये कमाऊँगा, तो वो वाला मैं 10,000 कमाऊँगा तो ये करूँगा ये करूँगा। तो लोग है ना फिर टाइम पीरियड नहीं अपने लोग मतलब माँ बाप को टाइम नहीं देते हैं। इसलिए एक मूवी देखना, शायद 12 13 करके ऐसे मूवी है, उसमें मर जाती है, फिर उसके बारे में सोचो लोग अपने, कोई मर गया है परिवार में, नहीं ये सोचे मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इतने दिन रुकूंगा तो यहाँ पे ये घाटा, ये तो जल्दी करो, ये किया करो, ये करो। तो मतलब ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना, लोग व्यक्तिवादी हो गए, उनको मतलब है नहीं, इमोशनलेस हो चुके हैं। ठीक। तो ये प्रॉब्लम रहती है। अगर धर्म नहीं होगा तो सर डर भी खत्म हो जाएगा और अपराध और बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा, वो तो हो ही रहा है ना। जब व्यक्तिवादिता बढ़ती होगी, सभी सी बात है। आप एक घर में जाके देखो आज की स्थिति क्या है, सबके पास में मोबाइल होता है, सब अपने के अलग अलग कमरे में रह रहे हैं,
पहले का जो ज़माना था सोचो लोग, अब देखो जैसे मेरा घर है अभी, पहले हम एक कमरे में पूरा परिवार रहते थे, ठीक है। अब हमारे घर में 6 कमरे हैं। ध्यान से समझना ये चीज़। अब मैं फिर बता रहा हूँ, 1 आध साल रुक जाओ, उसी परिवार का सेपरेशन होगा, अब 3-4 घर बन जाएंगे, लोग रहे चीज़ें बहुत फास्ट बदलती है। वही है, सबको अपनी व्यक्तिवादिता। अब जैसे अभी हम 5 भाई हैं अभी, ठीक है, कुछ टाइम तक तो साथ में रहे, पर मुझे पता है कि देख लेना 1-2 साल में सेपरेशन होगा। वो तो अभी भी इसलिए टिका हुआ है कि मेरे भैया जो है दोनों सब बाहर जॉब करते, दोनों के दोनों, तो चल रहा है। अगर यही लोग घर पे रहते हैं, मैं पक्का बता रहा हूँ, जैसे अभी तीसरे भाई की शादी हुई है, पक्का सेपरेट हो जाता है। अभी ऐसा इशू हुए थे घर पे, आप भी जानते हो कि मतलब नॉर्मली होता है। तो मेरा कहने वाला, लोगों में आजकल वो नहीं रहा साथ में रहना मिलना, तो सेपरेशन होता है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ ना, मेरी नानी ने जो झेला, मतलब सोचो 8 बच्चे होने के बाद में भी खाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सोचो 8 बच्चे होने के बाद। तो मेरा मन है यार, ये कभी जीवन में मत करना अपने माँ बाप के साथ, तो कभी मत करना। नहीं तो यार क्या ही मतलब है। तो एटलीस्ट मेरा मानना चाहिए, जीवन में कितना भी असफल हो जाओ, अपन इस मामले में असफल मत होना। असली मैं फिर बता रहा हूँ, कैरियर में कितना भी असफल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में असफल हो गया ना तो हमेशा बर्बाद रहोगे। तो जीवन ये है, माँ बाप की सेवा करना नहीं करना, असली जीवन ये है। मैं फिर बताऊँ, एग्जाम में फेलियर उसी टेंशन मत लो। तुम ये मुझे बताओ कि तुम आज लोग फेलियर हो जाते हो तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनाना छोड़ देते हैं क्या? तो वैसे ही जब माँ बाप उस अवस्था में रहते तो तुम्हें भी नहीं छोड़ना कभी। तो मतलब सेंसिटिव बनो, मेरा मामला इस मामले में थोड़ा, नॉट मॉडर्न थिंकिंग, वॉट एवर थिंकिंग, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है, आवासीय समस्या होगी, तो मैं वो बता रहा हूँ। आप देखना गाँव में भी ना ऐसा होता है, जो व्रत पुरुष होता है ना, उसको भाई से सर्दी हो गर्मी हो, उसको लोग पंखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बाहर ही उसको सुला देते हैं। भाई बुढ़ा है, मरेगा, क्या ही है, इसे क्या ध्यान दे यार मैंने इतने लाइफ को, क्या यार मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही चीज़ को नोटिस की है, इसलिए मैं रियलिटी जानता हूँ लोग किस किस टाइप के होते हैं। अब सोचो जब उसके लिए अलग से रूम भी नहीं होता है, बाहर ही उसको सुला देते हैं, तो एक अकेलापन अलग आओ के समझ। क्योंकि मैं बता दूँ, मेरे पड़ोस में दादा थे, उसके पास मैं बैठा करता था, तो मेरा जीवन ऐसे गुजरा, तो इन चीज़ों को पता है मुझे। तो वो मतलब सोचो उनके पास कोई बात करने के लिए कोई नहीं है। और सबसे बड़ी ये चीज़ याद रखना, जब बुढ़ापे में जो कोई पार्टनर ख़त्म हो जाता है ना, तो भाई सबसे अवसाद, अगर पार्टनर देखो, ये दोनों पार्टनर रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर दुनिया को इनको चाहिए नहीं। जो कौन सपना बोल रही थी ना कल, सपना इसीलिए शादी करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तुम्हारे अंदर ही है ना, ये 2 थप्पड़ और मारोगे भाई, शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं, तुम लोग समझो, ये 40 साल के बाद में जो ज़िंदगी जीना होता है ना, असली ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पार्टनर की ज़रूरत तुम लोग अभी सोचते हो सेक्सुअल नीड नहीं, हकीकत नीड यहाँ से शुरू होती है 40 साल के बाद। जब बच्चे आपसे दूर रहेंगे तब कौन रहेगा आपके पास, तो वहाँ भाई बहुत ज़रूरत हो जाती है, ये चीज़ समझे। तो मेरा फिर बता रहा हूँ, हमेशा गलत कॉन्सेप्ट लेके मत चला करो लाइफ का। अभी जोश है तुम लोगों को, ऐसा लगता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ज़िंदगी एक अलग होती है। अभी यूरोप में जाके देखो, मतलब कभी तुम ना वेस्टर्न जो कल्चर होता है उसके, हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, ये है, वो फलाना दिखाना, लव मैरिज, ये एक्स्ट्रावर्ट जो वट एवर। पर कभी वहाँ देखो, वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप लोग रह रहे हैं, पर दिक्कतें देखो, वहाँ मिडिल एज क्राइसिस हो रहा है। लोग 40 साल के बाद उनको लगता है यार जीवन में हम करें क्या, ख़त्म हो गया ना हमारा फैमिली, आज ना कुछ है। पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि जिस दिन आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाओगे तो सब कुछ हो गया, नहीं, नहीं होगा। इमोशनली कहाँ से मिलेगा आपको चीज़ों को। तो इसलिए बताओ, चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें समझना। शादी की ज़रूरत पड़ती है 40 साल के बाद, जो वो 40 से साल, अब तो ऐसा नहीं फिर सुसाइड कर लोगे तो फिर क्या ही मतलब है। फिर 40 साल हम जिए फिर सुसाइड कर लेंगे तो वो क्या मतलब है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इस कारण से लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, प्रयास क्या है, प्रमुख मंत्रालय एजेंसियाँ बनी हुई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय 1980 में बना था। नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन 2012, पूर्ण नाम नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन का नाम चेंज करके दिया गया था। प्रमुख कार्य क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा वृद्धों के लिए बनाई गई नीतियों कार्यक्रमों पुनः अवलोकन करना तथा वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण आहार, आश्रय, शिक्षा, संपत्ति संरक्षण प्रदान करना। और मैं बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इतना, मतलब मेरे वाला कि जो चीज़ें किए जा सकती है इफेक्टिव रूप से, वो नहीं हो रही हैं। ठीक है, पेंशन फंड एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मेरा माना, जैसे मान लो लोगों को पेंशन मिलता है, बिहार में स्टेट गवर्नमेंट ने सर ये कानून बना रखा है कि जो अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा उसको नौकरी करने नहीं दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा।
और पंचायतों में जो भी पंचायत के सदस्य होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट रहते हैं, अगर उनके ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो उसको तत्काल उसके ऊपर मुकदमा और उसको उस पद से हटा दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, पर कानून कब इम्प्लीमेंट हो पाता है? देखो मैं फिर बता रहा हूँ यार, ये चीज़ समझो, कानून बनाना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक यार आप समाज को, व्यक्ति को नहीं बदल पाओगे, और फिर बता रहा हूँ कानून नहीं होता है प्रभावी, आप अपने अंदर से नहीं बदलोगे, तब अपने माँ बाप के प्रति तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। कितने लोगों तुम घर में जाके देखो वो माँ बाप के साथ क्या है, कानून कभी देख पाता है क्या? उल्टा मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, बिहार में अभी 100% ज़्यादा, जैसे वही बिहार में शराब बंद कर दी गई, शराब तुम्हें क्या, तुम चाहो तो आज नहीं पी सकते। समझे, मतलब कानून बनाने से सब कुछ समाधानशील हो जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। अब जैसे मान लो पेंशन वाले, मैं तुम्हें बात बता रहा था कि पेंशन, जैसे मान लो कि अब मैं वही बता रहा था कि जैसे मान लो कि वो वृद्ध व्यक्ति उसको चला भी नहीं जा रहा, वो पेंशन के लिए कैसे जाएगा? तो गवर्नमेंट को कुछ सिस्टम करो भाई, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ चीज़ें हो, मतलब या वो जो POS स्कीम जो है, पॉइंट ऑफ सेल वाला, ऐसा कुछ ना कुछ यार मैकेनिज्म, जैसे आंध्र गवर्नमेंट ने अभी किया है। अब आंध्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब देखो ये इनोवेशन देखते रहा करो, कौन सी गवर्नमेंट कैसे स्टेप उठा रही है, ये चीज़ अच्छी है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टेप लिया था कि डोर टू डिलीवरी सिस्टम, गवर्नमेंट जितनी भी सेवाएं होगी आपके घर आके, आपको आधार कार्ड बनाना आपके घर आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये बात सही है भाई, डेमोक्रेसी में यही चीज़ होनी चाहिए यार, लोगों की सेवा करने के लिए IAS अधिकारी बनते हैं। अरे पर होता क्या, समाज उनकी सेवा करता है जाके, ये बहुत गलत सिस्टम है। अरे भाई IAS अधिकारी अपनी सेवा करने के लिए बना है, कोई उसकी सेवा करने के लिए नहीं बने अपन। ये गांधी ने हमेशा कॉन्सेप्ट बताया था, सुशासन का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब भाई अगर सोचो कि मैं बहुत वृद्ध व्यक्ति हूँ, ध्यान से समझना, और मुझे भाई उन पैसों पाने के लिए जो मेरा हक है उसके लिए मुझे मान लो जाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब, फिर क्या डेमोक्रेसी मतलब हुआ? डेमोक्रेसी मतलब होता है कि भाई मुझे ज़रूरत है तो मेरे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट, उसने ऐसा किया है कि जैसे मान लो कि जितने वृद्ध व्यक्ति है, मान लो कि उस गाँव में क्या होता है ना, जैसे हाँ मैं को चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए मतलब न्यूज़पेपर थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। तो मैंने जैसे मतलब स्टार्टिंग में 2-3 साल मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़े थे, तो वहाँ से कुछ आइडिया मिले। देखो जैसे मान लो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसा किया था, जैसे मान लो एक गाँव है, ध्यान से समझना, तो अभी ये राजस्थान गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक गाँव है, मान लो इसके यहाँ पे 10 परिवार, ध्यान से समझना, ये छोटा सा एक आइडिया मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लोगों को चुन लिया, इसी गाँव के लोगों में चुन लिया, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने चुना उसको, भाई 2 लोग हैं, 2 लोग अब क्या करेंगे, जितनी भी गाँव की मतलब सरकार की योजनाएँ आएंगी वो सबको बताएंगे जाके घर में। ध्यान से समझना ये चीज़, सबको जाके बताएंगे कि ये आया, पेंशन आया, देखो इतना आता है, ये सारी चीज़ें सबको बताएंगे। तो सोचो इम्प्लीमेंटेशन लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? दूसरी बात, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की स्कीम अभी जो अब इसको एक लेवल और आगे लेके जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि यही लोग गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में भी काम कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो पेंशन आया है, तो भाई इस दादा का आया, इस दादा का आया, इस दादा का आया, इस दादा का आया, ठीक है। तो उसी के पास जाते हैं खाता, अब इनको बैंक में नहीं जाने की ज़रूरत है, अब यहीं पे ये लोग आते हैं और इनको पैसे दे के जाते हैं, कैश चाहिए तो कैश चाहिए ले लो। समझो ये चीज़, वो आज ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उसी मेथड में देना पड़ेगा उनको। आप सोचोगे ये नहीं, यहाँ पे तो गलत बात नहीं भाई, समझ बात है, वो लोग चलिए ईजी टू यूज़ हो पाएंगे यार। जो हो रहा है उनको ऑनलाइन कर दो ट्रांसफ़र, परंतु जो नहीं हो रहा तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, ऐसा सोचने पड़ेंगे, न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें बदलेगी। सामाजिक अथवा वैधानिक निकाय प्रमुख कार्य वृद्धों पेंशन को सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना था, पेंशन फंड और संबंधित मामलों की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, अटल पेंशन योजना। परंतु रियलिटी में होता बहुत सारे वृद्ध चक्कर काट के मर जाते हैं और होता कुछ नहीं, सेंसिटिव नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ अधिकारी, मैं फिर बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों के अंदर ये माइंड सेट है कि कल मैं जाके लोगों पे शासन करूँगा, मत बनो। मैं फिर बता रहा हूँ, तैयारी छोड़ दो। सेवा करना चाहते तो जाओ, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम लोग कल जाके सेवा खुद की करवाना चाहते हो तो मत जाओ। मैं बता रहा हूँ, क्यों फालतू में सीटें खराब करोगे, क्यों प्रशासन को ख़राब करोगे। सेवा करना तो जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सेवा की है नौकरी। गवर्नमेंट जो सेवा होती है, सर्विस होती है, लोग आजकल पता नहीं लाट साहब बना दिए इसको। ये बहुत गलत मानसिकता है। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब यही होता है सर्विस, आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। संवैधानिक वैधानिक प्रयास क्या है, अनुच्छेद 41 में राज्य का वृद्ध व अशक्त व्यक्तियों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान कर देते निर्देश देने, ठीक है। हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, इस एक्ट की धारा 3 में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान किया गया। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 125 के 1 के तहत वृद्ध माता पिता को भरण पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। पर फिर बता रहा हूँ,
ये पहले कर्तव्य बना, आजकल इसको फोर्सेबल बनाया जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे असम गवर्नमेंट ने बनाया, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, तो ये बन रहा है कि अगर भाई तुम इतना पैसा कमा रहे हो, ऑटोमेटिक जाएगा उसके खाते में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ठीक है। नीतिगत योजनागत प्रयास किया है। नीतिगत प्रयास नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, उद्देश्य युवाओं वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, तो वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना। ऐसा कुछ ही नहीं होता, ये झूठ माट के बने हुए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, सभी झूठ माट के बने हुए हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, कुछ करते तो है नहीं लोग। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पता नहीं कितने लोग वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पैसा खराब कर रहे हैं। वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना, ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के अनुभव विशेषता को लाभ समाज को हो सके, दूसरी तरफ वृद्ध और सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। ये चीज़ है, मैं फिर बता रहा हूँ, लोगों कभी ना बैठो, उनके पास जीवन का अनुभव लो, उन्होंने जीवन कैसे जिया, क्या गलतियाँ की, क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। योजनागत प्रयास, इंदिरा राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC के सहयोग से संचालित है। अन्य योजना कार्यक्रम, वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वृद्धों को आवास, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने के NGO को सरकार द्वारा नवखंड केंद्र सहायता उपलब्ध करना। देखो मतलब ये बहुत अच्छा, देखो ध्यान से समझना। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट टू पर्सन, ध्यान से समझना। तो इसमें क्या होता था, ये अधिकारी करप्ट कर जाते। तो याद करो राजीव गांधी के स्टेटमेंट कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ यहाँ से, पीपल को मिलता है 15 रुपये। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझना, अब एक थर्ड पार्टी को ला दिया गवर्नमेंट ने, NGO को। अब NGO देखती है कि देखो गवर्नमेंट ने 10 लोगों के लिए पैसा भेजा है, क्या ये 10 लोगों को पैसा मिला है? अब गवर्नमेंट मतलब NGO इन्फॉर्मेशन रहता है, सरकार ने 10 लोगों के लिए भेजा, कितना भेजा, सब कुछ। तो ये वे अधिकारी जो है करप्शन नहीं कर पाते, समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। देखो फिर बता रहा हूँ, देखो अगर चाहोगे ईमानदारी से करना तो बहुत कुछ कर सकते हो इस देश में, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी। वही श्रेष्ठ सम्मान योजना 2005, वृद्धजनों के हितों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार देना, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक रूप से अस्वस्थ ऐसे वृद्धजनों की सेवा उपलब्ध करवाना। बहुत सारी NGO ये काम कर रही है, इसलिए देखना है तो अपन नारायण सेवा संस्थान है, वो देख लो, एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पे। उपरोक्त के अलावा रेलवे, एयरलाइंस में छूट, आयकर में छूट, बैंक में 0% अधिक ब्याज आदि जैसी सुविधाएं मिलती है, ठीक है। समीक्षा सुझाव, निश्चित रूप से अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्ध समूह के लिए सरकार द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। मन अपेक्षित सुधार नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। बावजूद इसके अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से पीछे हैं, विशेष रूप से 1991 के बाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका में कमी। क्योंकि ध्यान से ना, कल्याणकारी भूमि में क्यों कमी आ रही है कि गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ती जा रही है सब चीज़ें। कभी भारत में विद्वान जनसंख्या हेतु समुचित वित्त का अभाव के कारण इस दिशा में किए गए कार्य अपर्याप्त और अभी भी गाँव तक इनका विस्तार नहीं हो पाए। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें फालतू जुमला, कुछ ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो गाँव में रहा हूँ, मुझे पता है कुछ भी नहीं मिलता है ऐसे फालतू का। इसलिए जरूरत है कि कुछ सुझाव पर अमल कर स्थिति को और सुदृढ़ किया जाए, जैसे वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धों की संख्या के अनुपात में वित्त को भी बढ़ाया जाए। सबाई सी बात है, तभी इनके वेलफेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। वृद्धों के कार्यक्रम निर्माण में उनकी आवश्यकता और उनकी समस्या पर समुचित तरह से विचार किया जाए। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, उन लोगों का कंसर्न जरूर लिया जाए, टॉप डाउन वाला नहीं होना चाहिए, बॉटम अप्रोच अपनाई जाए। विशिष्ट रूप से नगरीय वृद्धों में अलगाव, सामाजिक अपेक्षा क्यों होता है नगरीय वृद्धों में? सोचो, अलगाव, बेटा बहू जो निकल गए, ठीक है, बच्चा भी स्कूल जा रहा है। अब गाँव में तो ऐसा होता है कि भाई 4-5 परिवार मान लो साथ में रह रहे हैं, तो कोई ना कोई है साथ में, सामाजिक उपेक्षा होती है, पीढ़ी का अंतराल आदि से उत्पन्न तनाव। अब जो बच्चे होते हैं वो गेम खेलने में बिजी है, तो भाई सबाई सी बात है, ये दिक्कत है। पहले लोग ऐसे नहीं थे, अलग था। तो कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्तहीन भावना की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। एक बार मतलब जैसे क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त है ना, ध्यान से समझना, UPSC में जॉब करते, तो उनके, अब देखो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उनकी लड़की हुई। अब लड़की होती सबाई सी बात है, अब उसको कौन संभालेगा? तो पहले क्या होता था ना, शहरों में ये सिस्टम मतलब दाई मतलब कोई लोग मतलब किराए पे रख लेते थे। पर क्या हो, उसमें बहुत सारे केस ऐसे मिले कि बच्चों को पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ें खिला देती है, या जो भी एक्सपायर्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत आई। तो अब लोगों का विश्वास उठ गया उस चीज़ में। तो लोग तो पैसा देके, भाई हम पैसा कमा ही रहे हैं, अभी बच्चे को पालने वाला भी रख लेंगे पैसा देके। तो वो सिस्टम फेलियर हो गया, अब लोगों को विश्वास नहीं रखा इतना ज़्यादा। तो अब लोग क्या करने के, अपने पेरेंट्स को इनको बुलाते हैं। आज जब तक बच्चा भाई ठीक ठाक हो जाए, बड़ा हो जाए, स्कूल जाने लायक हो जाए, तब तक रखेंगे उसको, तब तक ज़रूरत है उनकी। फिर जैसे वो बड़ा हुआ सब कुछ, तो निकलो अब यहाँ से। तो वो ऐसा होता है। वृद्धि तो विद्वान कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। कानूनी प्रावधानों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल कानून प्रवर्तन एजेंसी व कर्मचारी को संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वे इसे सरकारी ड्यूटी मात्र देखें। मैं यही चीज़ तुम लोगों को समझा रहा था।
ड्यूटी मात्र न मानते हुए अंतःकरण की आवाज़ से प्रेरित होकर लागू करें, उनके लाभों को लक्षित व्यक्तित्व समुचित रूप से पहचानने का प्रयास करें। इसी पे केस स्टडी पूछा था यूपीएससी ने, इसलिए मैं तुम लोगों को इतना सेंसिटिव फील करवा रहा हूँ, ठीक है। वो केस स्टडी पढ़ोगे तो समझ में आएगा तुम लोगों को। इस कार्य हेतु एनजीओ, युवा, मीडिया आदि की भूमिका को भी सहयोग के रूप में हासिल किया जाए। मैं वो बता रहा हूँ, जैसे एनजीओ का युवाओं को यूज करो। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं मानता हूँ कि मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लो मेरे सामने अगर कोई यंग जनरेशन को ला दिया जाए, तो मैं उनको मतलब सेंसिटिव करके मैं उन चीज़ों को लोगों को लगा सकता हूँ। और ये मेरे अंदर, मैं मानता हूँ कि ये स्पेशलिटी है मेरे अंदर। तो मेरा मानना है कि देखो, लोगों को ना मोबिलाइज़ करोगे, उनको सिखाओगे ना, तो पहली बात तो देखो, बच्चों को ऐसे एजुकेशन दो कि आप वो माँ बाप के साथ ऐसा करें नहीं। जब ऐसा नहीं करेंगे तो बस समझ बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुधर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने टीचरों को अपना ट्रेन करना चाहिए। तो मेरे मानना है कल कलेक्टर बनो तो भाई सबसे बात है कि भाई इसीलिए मेरा मानना, मुझे कलेक्टर इसीलिए बनना है क्योंकि देखो, मैं अपने जैसे मेरे अंदर ये मानना कि ये चीज़ें अच्छी है, तो मेरे मानना ये अच्छी चीज़ें ऐसा नहीं मेरे घर तक ही सीमित रहे, ये सबको मिले। तो सबके लिए मिलने के बाद सबसे बात है पोस्ट चाहिए जहाँ से तुम कर सकते हो। तो ये असली रीज़न होता है आईएएस बनने का, ना कि लोगों पावर चाहिए, नहीं। समझो ये चीज़ें, क्योंकि आपके पास एक अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि ये चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। मतलब कोई किसी माँ बाप के साथ ऐसा नहीं हो, तो कल आप लोगों को सेंसिटिव करो। इसलिए क्यों बोला जाता है महिलाओं के प्रति लोगों को सेंसिटिव बनाया जाए, तो ये है मामला। तो बनाएगा आखिर में कौन? तो बनाने की भूमिका तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। इन योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार द्वारा वर्गों में उनके संरक्षण को इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए। ठीक है, अभी आगे कॉन्सेप्ट है। मतलब कितनी क्लास बची है? अभी एक आध 2 क्लास बची होगी। तो ये याद रखना, आपकी इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यू दोनों कंप्लीट हो गए। तो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कुछ ऐसे की क्लासेज लूँगा, ठीक है, जो इसी में पढ़ेंगे अपन। मैं ऐसे की कुछ क्लासेज लूँगा, फिर उसके बाद में शायद ऐसे क्लास में शायद 2-3 क्लास लग जाए, वैसे 5 क्लासेज भी लग जाए, तो उसमें ऐसे भी कंक्लूड करा दूँ, तब आपको ऐसे भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इधर इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यू भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे। इकोनॉमी नोट्स में भेज दिया था, देख लिया इकोनॉमी वाले नोट्स? नहीं सर, अभी नहीं देखा, आप ही देखो।